हेलो एंड वेलकम टू द न्यूजीलैंड। मैं आनंद स्वागत करता हूं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, जहां हम डीएसए के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। इस सीरीज को हम दो लेक्चर्स में डिवाइड करने वाले हैं। पहले लेक्चर में हम बात करेंगे कि इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस क्या क्या है, मीन्स ईटीए में जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की, उनको पहले हम कवर कर रहे हैं। सेकेंड लेक्चर में हम कवर कर रहे होंगे प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस की, उनकी भी प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा ही यहाँ है आने की। तो पहले लेक्चर्स में हम बात करेंगे इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में। सेकेंड लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे इसके प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस के बारे में। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो हमारे क्वेश्चंस बैंक से मैंने उठाए हुए हैं। इनको मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि इसके आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप एमटीए में या फिर जो प्रैक्टिकल है उसमें कम स्कोर किए हैं तो ईटीए में आप ज़्यादा लाके और पास हो सकते हैं अच्छे नंबरों से। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमारे होने वाला है वो है क्यू। ठीक है, क्यू पे है कि डिफाइन द क्यू, एक्सप्लेन द फीफो प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका जो प्रॉपर्टी है फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या क्या होता है उसको मुझे बताना है। ठीक है, तो पहले तो हम क्यू डिफाइन करेंगे कि क्यू क्या होता है। तो क्यू इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ आइटम। जैसे हमें पता है कि क्यू जो है डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, यूज्ड होता किस लिए कि कलेक्शन ऑफ आइटम को स्टोर कराने के लिए इसका यूज हम करते हैं। सेकेंडली हम इस पे एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे एग्जांपल ऑफ क्यू इन अ रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो वी आर मेकिंग अ क्यू व्हेन वी आर गोइंग टू बाय अ टिकट एंड हु इज स्टैंडिंग एट द फर्स्ट इन द क्यू गॉट द टिकट फर्स्ट। मीन्स हम जब मूवी टिकट लेने जाते हैं तो विंडो पे जो सबसे पहला आदमी जो खड़ा होता है वो पहले आता है और वही पहले टिकट पाता है, वही पहले बाहर जाता है। ठीक है, मीन्स मूवी हॉल में वो पहले पहुंचता है। जो बाद में आता है वो पीछे लगता है और जो व्यक्ति आगे आता है वो पहले पाता है और पहले से मूवी हॉल में चला जाता है। तो इसका जो होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स जो पहले आया है वो पहले जाएगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, इट्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब मुझे ये जो प्रिंसिपल है फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन करनी है। तो फीफो इज स्टैंड फॉर द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, दिस प्रॉपर्टी मीन्स दैट द एलिमेंट इज एडेड और इंसर्टेड एट अ वन इंड। ठीक है, मीन्स एक इंड से। ठीक है, एक इंड से मतलब कि पीछे की तरफ से, रेयर एंड से। ठीक है, जो भी आदमी आएगा, ठीक है, नया जो व्यक्ति मूवी टिकट लेनी है, ठीक है, वो लाइन में पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, मीन्स रेयर एंड पे आएगा, वो पीछे की तरफ आ रहा होगा रेयर एंड पे। और जिसको टिकट मिल गया है वो कहाँ से रिमूव होगा? फ्रंट एंड से, मीन्स जहाँ विंडो पे पहला जो व्यक्ति आया, ठीक है, पहला व्यक्ति आगे आके खड़ा है वो पहले ही टिकट पाएगा। ठीक है, तो अगर हम एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं तो हम उसको रेयर एंड से करेंगे, और रिमूव कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं तो हमको फ्रंट एंड से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्यू। ठीक है, क्यू हमारा एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट को स्टोर कराते हैं। ठीक है, स्टोर द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या आइटम्स। ठीक है, एग्जाम्पल है कि जब हम मूवी टिकट खरीदने जाते हैं तो जो व्यक्ति आगे की तरफ लगा होता है, ठीक है, मीन्स विंडो के सामने जो पहला व्यक्ति होता है वो पहले टिकट पाता है। ठीक है, और ये फॉलो करता है फीफो। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली प्रॉपर्टी जो है ये फॉलो करता है। और नेक्स्ट हम फीफो की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहे होंगे। फीफो इज स्टैंड फॉर द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। द प्रॉपर्टी मीन्स दैट द एलिमेंट इज एडेड और इंसर्टेड एट वन एंड। ठीक है, एक एंड पे, मीन्स जिसे हम रेयर एंड कह रहे होंगे, एंड रिमूव एंड डिलीटेड एट द अनदर एंड जिसे हम फ्रंट एंड कह रहे होंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त होता है कि क्यू क्या होता है। सेकंड क्या हो, सेकंड जो है वो उसकी फीफो की प्रॉपर्टी क्या है, इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि डिफाइन करिए या डिफरेंशिएट बिटवीन अ डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। और डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनरी ट्री क्या क्या होता है उसको हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनरी ट्री होता क्या क्या है। ठीक है, तो पहला जो बाइनरी ट्री है वो फुल बाइनरी ट्री है। ठीक है, फुल बाइनरी ट्री क्या होता है कि अ बाइनरी ट्री इन विच एवरी नोड हैज आइदर जीरो और टू चाइल्ड। मीन्स कि फुल बाइनरी ट्री वो बाइनरी ट्री होता है जिसमें जो रूट नोड होता है, ठीक है, उसके जीरो चाइल्ड या फिर टू चाइल्ड, मीन्स उसके जो बाइनरी ट्री होगा उसमें हर एक नोड का या तो दो चाइल्ड होना चाहिए
और या तो जीरो चाइल्ड होना चाहिए, वो फुल बाइनरी ट्री होता है। नेक्स्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री इन विच ऑल द लेबल आर fully filled except possibly the last label which is filled from left to right। मीन्स कंप्लीट बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जिसमें क्या होता है कि हर एक नोड जो होता है, ठीक है, मीन्स हर एक नोड पे हम उसको फुल्ली फिल्ड कर रहे होते हैं। मीन्स अगर हमने एक नोड बनाया हुआ है, ठीक है, रूट नोड बनाया है, ठीक है, अगर हमने रूट नोड बनाया है रूट नोड बनाया है, ठीक है, तो रूट नोड का लेफ्ट चाइल्ड भी होना चाहिए, राइट चाइल्ड भी होता है, ठीक है। वैसे ही अगर मैंने सेकंड मैंने बनाया है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड भी होना चाहिए और राइट चाइल्ड भी होना चाहिए, ठीक है। और इसको हम लेफ्ट टू राइट फिल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री के बाद आता है परफेक्ट बाइनरी ट्री, ठीक है। परफेक्ट बाइनरी ट्री, अ बाइनरी ट्री इन विच ऑल द इंटरनल नोड हैव अ टू चाइल्ड एंड ऑल द लीव एट द सेम लेवल। मीन्स क्या, मीन्स इसका ये है कि जितना भी हमारे पास चाइल्ड है, ठीक है, या जितने भी हमारे नोड है, ठीक है, उसमें अगर इंटरनल नोड जितने भी हैं, ठीक है, इंटरनल नोड जैसे ये हमारा एक इंटरनल नोड हो गया, ये रूट नोड है, ये है इंटरनल नोड, तो इंटरनल नोड के हमेशा दो चाइल्ड होने चाहिए, ठीक है। ये दो चाइल्ड होंगे लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट दो चाइल्ड होने चाहिए। और जो लीफ नोड है, ठीक है, जो लास्ट का नोड है, ठीक है, वो सेम लेवल पे होना चाहिए। जैसे ये इसका बना और इसका बना, मीन्स ये चाइल्ड, ये लीफ नोड, ये लीफ नोड, ये लीफ नोड और ये लीफ नोड, ये सेम लेवल पे है, ठीक है। लेवल देखा जाए तो ये जीरोथ लेवल है, ये वन लेवल है और ये टू लेवल है, ठीक है। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं वन टू थ्री करके भी, ठीक है। तो ये होता है हमारा परफेक्ट बाइनरी ट्री, ठीक है। परफेक्ट बाइनरी की ट्री के बाद आता है बैलेंस बाइनरी ट्री। बैलेंस बाइनरी ट्री इज अ ट्री इन विच द हाइट ऑफ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ एनी नोड इज डिफर फ्रॉम द वन। मीन्स कि बैलेंस बाइनरी ट्री में क्या होता है कि जो हमारा बाइनरी ट्री बनेगा, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए कि लेफ्ट बाइनरी ट्री और राइट बाइनरी ट्री में कि सिर्फ और सिर्फ उसके हाइट में सिर्फ सिंपल एक डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये मैंने बनाया बैलेंस बाइनरी ट्री, ठीक है, मान लो मैंने 5 एलिमेंटों का बैलेंस बाइनरी ट्री बनाया, तो इसमें एक ये रूट नोड हो गया, ये लेफ्ट सब ट्री है और ये राइट सब ट्री है, ठीक है। लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में सिर्फ डिफरेंस क्या होना चाहिए, एटमोस्ट वन वन नोड का डिफरेंस होना। मीन्स वन एनी वन नोड डिफर बाय द एटलीस्ट वन, ठीक है। मीन्स उसकी हाइट में देखा जाए तो हाइट जो है इस ट्री की हाइट अगर देखा जाए तो हाइट हम कंसिडर करते हैं इस एज से, ठीक है। एज कितने हैं, तो एज जो है वो एक एज यहाँ है, ठीक है, एक एच मीन्स ये एच एक यहाँ है, दूसरा एच यहाँ है, ठीक है। तो इसकी हाइट जो है वो टू है, तो हाइट टू है तो डिफरेंस। और देखा जाए तो राइट जो नोड है मेरा, ठीक है, मीन्स राइट जो सब ट्री है उसका नोड जो है वो इस लीफ नोड से या लेफ्ट वाले जो नोड है, ठीक है, लेफ्ट वाले नोड से सिर्फ एक कम है, ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस बाइनरी ट्री हो जाता है, ठीक है। बैलेंस बाइनरी की ट्री के बाद आता है हमारा बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि बाइनरी सर्च ट्री इज इन विच एवरी नोड एंड ऑल इट्स लेफ्ट सब ट्री एंड स्मॉलर द वैल्यू एंड द नोड इज द राइट नोड्स इन इट्स राइट सब ट्री हैव अ लार्जर वैल्यू। इसका सिंपल सा मतलब है कि बाइनरी सर्च ट्री में हम क्या करते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री में जो हमारा लेफ्ट नोड होता है, ठीक है, लेफ्ट नोड, ठीक है, मान लो ये मेरा रूट नोड है और ये मेरा लेफ्ट नोड है और ये मेरा लेफ्ट नोड है और ये मेरा राइट नोड है, ठीक है। तो लेफ्ट नोड जो होगा, ठीक है, लेफ्ट नोड जो होगा उसमें जो वैल्यू होगी, ठीक है, उसमें जो वैल्यू होगी वो स्मॉलर होगी, ठीक है। उसके बाद से अगर देखा जाए तो राइट जो नोड होगा उसमें जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है कि मतलब मेरा बाइनरी ट्री जो होता है बाइनरी सर्च ट्री इन विच द ईच नोड, ठीक है, हर एक नोड में क्या होगा उसका जो लेफ्ट नोड होगा, ठीक है, उसमें स्मॉलर वैल्यू होगी एंड उसका जो राइट नोड होगा, ठीक है, उसमें लार्जर वैल्यू होगी, ठीक है। अ बाइनरी ट्री इन विच फॉर ईच नोड, ठीक, एक बाइनरी ट्री जिसके हर एक नोड पे ऑल इट्स लेफ्ट सब ट्री, उसके जो लेफ्ट सब ट्री होगा, ठीक है, मीन्स उसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा उसकी वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए एंड जो उसका राइट सब ट्री होगा, ठीक है, या फिर राइट चाइल्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये होती है मेरी बाइनरी सर्च ट्री। जिसके बाद
आता है एवी हाँ, इसके बाद आता है एवियल ट्री। तो एवियल ट्री इज अ टाइप ऑफ बैलेंस ट्री, एक बैलेंस ट्री है, ठीक है। ट्री वेयर द हाइट इज डिफर बिटवीन लेफ्ट एंड राइट सब ट्री एट मोस्ट वन, ठीक है। इन इसमें भी सिंपली एविल ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एविल ट्री भी एक बैलेंस बाइनरी ट्री है, जिसका हाइट डिफरेंस लेफ्ट और राइट सब ट्री से एट मोस्ट वन का होता है, ठीक है। जैसे हमने ये देखा था कि ये वाला बैलेंस बाइनरी ट्री, ठीक है। बैलेंस बाइनरी ट्री मैंने देखा था कि लेफ्ट और राइट सब ट्री जो है उसका नोड डिफरेंस जो है वो वन से है। सेम ये भी एक बैलेंस बाइनरी ट्री है, जिसका हाइट डिफरेंस जो है, हाइट डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट नोड लेफ्ट एंड द राइट सब ट्री इज एट मोस्ट वन, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमने सारा जो बाइनरी होता है, जितने भी टाइप्स हमारे सिलेबस में है, उसको हमने देख लिया कि डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनरी ट्री, ठीक है। फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है, बैलेंस बाइनरी ट्री क्या होता है, और बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, और एविल ट्री क्या होता है। इसको हमने देख लिया है। मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द बाइनरी ट्री, ठीक है। मुझे बाइनरी ट्री एंड थर्ड बाइनरी ट्री इनमें डिफरेंस बताना है, ठीक है। डिफरेंस एंड उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, हम दो चीज़ें देखने वाले हैं। एक तो हम इनके बीच का डिफरेंस देखने वाले हैं, बाइनरी और थर्ड बाइनरी ट्री क्या होता है। सेकंड हम बात करने वाले हैं इनके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में। बाइनरी ट्री जैसे मैंने आपको सारी बाइनरी ट्री बता दिया है, उसमें ही हम क्या करेंगे कि बाइनरी ट्री का डिफरेंस देख रहे होंगे थर्ड बाइनरी ट्री से, ठीक है। तो डिफिनीशन देखेंगे पहले, फिर पॉइंटर वाइज डिफरेंस क्या है, नल पॉइंटर डिफरेंस क्या होता है, फिर ट्रेवियल में कैसे डिफरेंस होता है, स्टोरेज में कैसे डिफरेंस होता है, ये एस्पेक्ट लेके हम चल रहे होंगे, ठीक है। तो पहला डिफिनीशन देख लेते हैं कि आर ट्री हैव ईच नोड हैज एट मोस्ट टू चाइल्ड, ठीक है। मीन्स कि बाइनरी ट्री जो होता है वो उसका हर एक नोड जो होता है, ठीक है, उसका हर एक नोड जो होगा, मीन्स अ ट्री वेयर द ईच नोड हैज एट मोस्ट टू चाइल्ड, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा दो बच्चे होने चाहिए, मीन्स दो चाइल्ड उसके चाइल्ड नोड होने चाहिए। ये हमारा एक बाइनरी ट्री होता है, ठीक है। सेकंड थर्ड बाइनरी ट्री, वो भी एक बाइनरी ट्री है, ठीक है। वेयर अनयूज्ड लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड पॉइंटर्स स्टोर अ थ्रेड पॉइंटिंग इन ऑर्डर प्रिसीडर एंड द सक्सेसर। मीन्स क्या होता है इसमें जो होता है थर्ड बाइनरी ट्री, वो भी एक तरीके से बाइनरी ट्री होता है, लेकिन उसमें जो लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड अगर वो अनयूज्ड है, मीन्स उसमें नल वैल्यू है, ठीक है। मीन्स जैसे हम देखते हैं ना कि लीफ, बाइनरी ट्री में जो लीफ होता है उसका जो लेफ्ट चाइल्ड होता है और राइट चाइल्ड जो होता है वो नल होता है। लेकिन थर्ड बाइनरी ट्री में क्या होता है कि थर्ड बाइनरी ट्री में हम उसको पॉइंट कराते हैं किसके, उसके प्रिसीडर और सक्सेसर में, ठीक। पॉइंटिंग इन ऑर्डर प्रोसीजर और सक्सेसर, इन ऑर्डर प्रोसीजर और सक्सेसर में हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को पॉइंट करा देते हैं, ठीक है। ये हमारा डिफिनीशन होता है। सेकंड पॉइंटर वाइज देखा जाए तो लेफ्ट चाइल्ड, वही जैसे मैंने बताया कि लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड चाइल्ड, ठीक है, पॉइंटर ऑलवेज पॉइंट टू द लेफ्ट चाइल्ड एंड द राइट चाइल्ड नल इफ एब्सेंट, ठीक है। मीन्स कि लेफ्ट और राइट जो पॉइंटर है ऑलवेज पॉइंटिंग टू द लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड, मीन्स कि जो बाइनरी ट्री होता है उसमें लेफ्ट चाइल्ड जो होता है, ठीक है, और राइट चाइल्ड जो होता है, अगर कोई भी वैल्यू इसके नीचे, अगर कोई भी वैल्यू उसके लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड नहीं है, तो उसमें ऑलवेज जो है वो नल वैल्यू, ठीक है, नल वैल्यू स्टोर रहता है। लेकिन अगर देखा जाए थ्रेडिंग बाइनरी ट्री में क्या होता है, तो थर्ड बाइनरी ट्री में ऐसा नहीं होता है। थर्ड बाइनरी में जैसे मैंने बताया ना कि लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है, मीन्स लेफ्ट एंड राइट जो पॉइंटर होता है, ठीक है, आइदर पॉइंट टू द चाइल्ड इन और इन ऑर्डर प्रोसीडर और सक्सेसर। मीन्स अगर जो मेरा लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड है, अगर उनके भी चाइल्ड होते हैं, ठीक है, मीन्स अगर मेरा एक रूट है, ठीक है, एक मेरा अगर रूट है, ठीक है, उस रूट के एक लेफ्ट चाइल्ड है एक राइट चाइल्ड है, ठीक है। अगर लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड के पास उनके चाइल्ड हैं, ठीक है, उनके चाइल्ड हैं, तो उनको पॉइंट करेगा। अगर उनके चाइल्ड नहीं है तो अपने प्रोसीजर या सक्सेसर का, ठीक है, इन ऑर्डर थर्ड जो या इन ऑर्डर पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर रहा होगा थर्ड बाइनरी ट्री में, ठीक है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो बाइनरी ट्री में अगर उसका चाइल्ड नहीं है, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड नहीं है, तो वो नल को पॉइंट करता है। मीन्स इसका जो लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, मीन्स अगर बाइनरी ट्री में देखा जाए, इसका जो लेफ्ट चाइल्ड बनेगा और इसका जो राइट चाइल्ड बनेगा वो नल को पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये नल को पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट अगर नल पॉइंटर की बात करें तो सेम कि लीफ नोड हैज़ नल पॉइंटर टू देयर चाइल्ड। लीफ नोड जो होता है वो नल को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो थ्रेड बाइनरी ट्री में नल पॉइंटर क्या होता है? थ्रेड बाइनरी ट्री में नल पॉइंटर जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है इससे बाय थ्रेड टू फैसिलिटेट द ट्रैवर्सिंग, ठीक है। ट्रैवर्सिंग को रिप्लेस मतलब उसका जो नल पॉइंटर होता है वो रिप्लेस हो जाता है थ्रेड से, जिससे हमें ट्रैवर्सिंग करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है थ्रेड बाइनरी ट्री में। नेक्स्ट ट्रैवर्सिंग की बात की जाए तो ट्रैवर्सिंग हम अगर देखा जाए तो बाइनरी ट्री में हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, पोस्ट प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग रिकर्जन। लेकिन अगर देखा जाए तो थ्रेड बाइनरी ट्री में इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग इज फास्टर एंड डज नॉट रिक्वायर द स्टैक एंड रिकर्जन। मीन्स बाइनरी ट्री में क्या होता है कि हम रिकर्जन के थ्रू इन और स्टैक के थ्रू इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए थ्रेड में, तो थ्रेड में जो होता है वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग जो होता है वो फास्ट होता है, ठीक है, कंपेयर टू द मतलब प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर। एंड अगर देखा जाए तो इस इसमें जो होता है स्टैक और रिकर्जन का भी यूज़ हमें नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अगर स्टोरेज की बात करें तो इस जो बाइनरी ट्री है वो वेस्ट करता है स्टोरेज, क्योंकि नल को पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। लीफ जो होता है वो हमेशा नल को पॉइंट कर रहा होता है, तो इस तरीके से वो क्या करता है कि जो हमारा स्टोरेज है उसको वेस्ट कर रहा होता है नल को पॉइंट करते हुए। लेकिन जो थ्रेड बाइनरी ट्री है, थ्रेड बाइनरी ट्री में क्या होता है कि नल को पॉइंट कर ना करके, ठीक है, वो थ्रेड जो होता है वो नल को ना पॉइंट करके अपने जो प्रिसीडर और सक्सेसर को जब वो करता है, पॉइंट करता है या थ्रेड करता है, जिससे हमारा क्या होता है कि मेमोरी जो है हमारी, ठीक है, वो अनयूटिलाइज रह जाती है, और अगर अनयूटिलाइज है तो हम उसको कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मीन्स मेमोरी इफिशियंसी बढ़ जाती है हमारी, ठीक है। मीन्स यूटिलाइज द नल पॉइंटर फॉर थ्रेडिंग। मीन्स नल पॉइंटर को क्या करता है वो थ्रेडिंग के थ्रू मीन्स अपने प्रोसीजर या सक्सेसर को डिफाइन कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी इफिशियंसी होती है वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे कि बाइनरी ट्री की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या होता है, और इसका क्या नाम है, थ्रेड बाइनरी ट्री का क्या होता है। तो बाइनरी ट्री जो होता है, ठीक है, बाइनरी ट्री के पास एटमोस्ट 2 चाइल्ड होने चाहिए हर एक नोड पे, ठीक है। मीन्स हर एक नोड जो होगा है वो 2 चाइल्ड कंटेन कर रखा है, ठीक है। मीन्स कि एक चाइल्ड कंटेन कर सकता है, 2 चाइल्ड कंटेन कर सकता है, या 0 चाइल्ड कंटेन कर सकता है। मीन्स इससे ज़्यादा एक भी बाइनरी ट्री जो है वो इससे ज़्यादा चाइल्ड नहीं रख सकता, या तो 0 या तो 1 और या तो 2 चाइल्ड। मीन्स एक नोड के पास 3 मतलब 3 तरीके से चाइल्ड हो सकते हैं, या तो एक भी चाइल्ड ना हो, या तो एक चाइल्ड हो लेफ्ट या राइट, या तो 2 चाइल्ड हो लेफ्ट और राइट दोनों, ठीक है। एक बाइनरी ट्री ये होता है, इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ये है। नेक्स्ट अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ सिंगल के रहेगा, ठीक है। ये 3 बार के आ गया है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। तो यहाँ जो 3 के आया है ये 3 के नहीं रहेगा, ये मतलब के रहता है, ठीक है। सिंपली यहाँ के है, ठीक है। इसको मैं अगर हटाऊँ तो हटेगा नहीं, आई गेस, ठीक है। तो देख लीजिए आप कि इसमें जो है वो के को डिफरेंट, ठीक है। मीन्स अगर उसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड जो है अगर लेवल के है, ठीक है, ये ट्रिपल के है तो इसको सिंगल के मानिएगा, ठीक है। तो 2 के पावर जो है वो के होता है। मीन्स अगर मैं थोड़ा सा इसको एडिट करने की कोशिश करूँ तो मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या होता है ये। तो ये इस तरीके से होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड जो होता है वो 2 के ऊपर होगा, ठीक है। 2 के मीन्स अगर उसका लेवल जो है, ठीक है, लेवल अगर के है, अगर लेवल उसका के है तो नंबर ऑफ जो टोटल नोट्स होंगे, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ जो नोट्स होंगे वो 2 की पावर के होगा, ठीक है। और के जो होता है वो स्टार्ट होता है 0 से। मीन्स उसका जो लेवल होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, ठीक है। मीन्स रूट का जो लेवल होता है, रूट एलिमेंट का जो लेवल होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इज इसका अदर प्रॉपर्टी की टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स ना बाइनरी ट्री ऑफ अ हाइट एच, अगर उसका हाइट जो है वो एच है, ठीक है। यहाँ हमने बात किया था लेबल का, ठीक है, और लेवल के बाद से हम बात कर रहे हैं यहाँ हाइट की, ठीक है। तो अगर हाइट उसकी एच है तो नंबर ऑफ जो नोड्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो 2 के पावर एच प्लस 1 माइनस 1 होगा, ठीक है।
इसको मैं प्रूव करा रहा हूँगा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में। और अगर देखा जाए तो जो हमारा बाइनरी ट्री है उसमें उसके जो कॉमन टाइप है वो फुल बाइनरी ट्री या राइट बाइनरी, मीन्स फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, परफेक्ट, स्क्यूड, बैलेंस बाइनरी, बाइनरी सर्च ट्री और एवियल ट्री, ये होते हैं। नेक्स्ट थ्रेड बाइनरी ट्री की बात करें तो थ्रेड बाइनरी ट्री जो होता है वो यूटिलाइज थ्रेड टू स्टोर द रेफरेंसेस इन ऑर्डर प्रोसीडर एंड सक्सेसर, ठीक है। मीन्स क्या होता है कि जो इसका थ्रेड होता है, मीन्स थ्रेड बाइनरी ट्री में जो हमारा नल पॉइंटर होता है वो सिंपली मीन्स ये कुछ अलग नहीं है बाइनरी ट्री से, ये बाइनरी ट्री ही है, ठीक। थ्रेडेड बाइनरी ट्री भी एक बाइनरी ट्री है, लेकिन इसमें क्या करता है जो नल पॉइंटर होता है वो ऑलवेज क्या करता है अपने सक्सेसर और प्रोसीडर को, ठीक है, वो रेफरेंस कर रहा होता है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है और इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज भी यही है। नेक्स्ट, अगर कैन बी सिंगल थ्रेड, अगर सिंगल थ्रेड है, कैन बी सिंगल थ्रेड मीन्स कि थ्रेड फ्रॉम वन डायरेक्शन, लेफ्ट और राइट, ठीक है, और अ डबल थ्रेड, थ्रेड इन बोथ डायरेक्शन, मीन्स कि क्या होता है कि सिंगल थ्रेड में क्या होता है कि सिंगल थ्रेड में जो उसके सब जो ट्रीज होते हैं, मीन्स उसका अगर वो बढ़ रहा है तो एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगा, या तो लेफ्ट में बढ़ रहा है, ठीक, तो राइट में नहीं बढ़ेगा। और अगर राइट में बढ़ रहा है मीन्स इधर बढ़ रहा है, ठीक है, अगर इधर बढ़ रहा है तो इधर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सिंगल होता है, ठीक है, सिंगल थ्रेडेड मीन्स एक ही डायरेक्शन में चाहिए, या तो लेफ्ट डायरेक्शन में और या तो राइट डायरेक्शन में बढ़ रहा होगा। सेकंड, और सेकंड जो है वो डबली थ्रेड है, डबली थ्रेड मीन्स दोनों डायरेक्शन में बढ़ता है, ठीक है। ये दो इसके टाइप्स हो गए। नेक्स्ट अगर बात करें तो एलिमिनेट द नीड ऑफ एडिशनल डाटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक ड्यूरिंग द ट्रैवर्सिंग, ट्रैवर्स करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्टैक का यूज़ करते हैं बाइनरी ट्री में, लेकिन इसमें जो होता है वो स्टैक का यूज़ नहीं करना पड़ता है हमें, ठीक है, स्टैक और रिकर्जन का यूज़ हम नहीं करते। अगर देखा जाए तो ये इम्प्रूव करता है इफ़िशियंसी, ठीक, ट्रैवर्सल इफ़िशियंसी इम्प्रूव करता है, क्योंकि अगर हम देखें तो जो हमारा बाइनरी ट्री था उसमें हम हमेशा नल को पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ हम देखते हैं कि नल जो वैल्यू है, अगर हमको नल वैल्यू मिल रही है किसी नोड में, ठीक है, किसी नोड में उसका लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड जो है और वो नल वैल्यू दे रहा है, तो हम बैक हो जाते हैं और उसी वैल्यू को रिटर्न करा देते हैं जिस नोड पे हम होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये अपने प्रोसीजर और सक्सेसर को हमेशा क्या करता है, रेफर करता रहता है, ठीक है, उसका रेफरेंस रखता है या फिर पॉइंट पॉइंट करता रहता है, जिससे हमारी ट्रेवल्सिंग इफिशियंसी बढ़ जाती है, ठीक है, और इन ऑर्डर में काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है, इन ऑर्डर में जैसे हम ट्रेवल्सिंग बाइनरी ट्री में करते हैं, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर, ठीक है, एक लेवल ऑर्डर भी करते हैं तो उसको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में क्या होता है कि इसकी इफिशियंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है थ्रेड बाइनरी ट्री में, ठीक। ये हमारा थ्रेड बाइनरी और बाइनरी ट्री का डिफरेंस, उसके फंडामेंटल्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमको बताना है लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, उसको कंपेयर कराना है, ठीक है। तो लीनियर और सर्कुलर क्यू हम देख रहे होंगे, तो लीनियर क्यू क्या होता है, डिफिनीशन उसका हम देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, मेमोरी यूटिलिटी देखेंगे, ठीक है। रेयर रेयर मूवमेंट क्या होता है, ओवरफ्लो मूवमेंट क्या होता है, मीन्स ओवरफ्लो कंडीशन क्या होता है, अंडरफ्लो कंडीशन क्या होता है, ठीक है। तो बात करें तो क्यू क्यू जो होता है एक आइटम्स को अरेंज लिनियरली करने के लिए हम क्यू का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि क्यू जो होता है वो एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो एक एलिमेंट को क्या करता है, अरेंज करता है या स्टोर कराता है, ठीक है। तो क्यू इज अ क्यू इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, या फिर क्यू वेयर द एलिमेंट आर अरेंज इन द लीनियर स्ट्रक्चर, क्यू में जो होता है वो लीनियरली स्ट्रक्चर में डाटा जो होता है स्टोर होता है। सेम सर्कुलर क्यू में हो रहा होता है, लेकिन सर्कुलर क्यू में क्या होता है कि जो हमारा लास्ट होता है, ठीक है, जो मेरा लास्ट, ठीक है, जो हमारा लास्ट इंडेक्स होता है, या फिर क्योंकि हम लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में डाटा स्ट्रक्चर का यूज कर रहे होते हैं, तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हम बेसिकली एरे को या फिर लिंक लिस्ट को यूज कर रहे होते हैं। तो जो हमारा अगर एरे देखा जाए या लिंक लिस्ट देखा जाए तो उसका जो आखिरी इंडेक्स होता है, आखिरी जो नोड होता है वो फर्स्ट को पॉइंट करता है, तो वो हमारा सर्कुलर क्यू बन जाता है, ठीक है। मीन्स कि सर्कुलर क्यू में क्या होता है, सर्कुलर क्यू में होता है कि जो हमारा लास्ट का होता है, मीन्स क्यू वेयर द लास्ट पोजीशन कनेक्टिंग बैक टू द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। मीन्स जो हमारा लास्ट में एलिमेंट होता है या फिर लास्ट एलिमेंट जो जिस इंडेक्स पे या जिस नोड पे है वो हमेशा फर्स्ट को इंडिकेट करता रहता है, ठीक है, मीन्स फर्स्ट को पॉइंट करता रहता है, तो हमारा सर्कुलर क्यू बन जाता है, ठीक है। अच्छा,
देखा जाए तो क्यू क्यू को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एरे से या तो लिंक लिस्ट है। सिमिलर जो सर्कुलर क्यू होता है उसमें सर्कुलर एरे से या सर्कुलर लिंक लिस्ट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो क्यू मेमोरी यूटिलिटी की, ठीक है। तो मेमो क्यू वेयर द एलिमेंट आर अरेंज इन लीनियरली स्ट्रक्चर, तो क्यू जो होता है, ठीक है, क्योंकि अगर लीनियर स्ट्रक्चर में, ठीक है, मींस अगर जो क्यू है वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होने की वजह से वो एरे या लिंक लिस्ट को यूज़ कर रहा होगा, और एरे अगर एरे को यूज़ कर रहा है या लिंक लिस्ट को यूज़ कर रहा है, तो उसकी जो मेमोरी यूटिलिटी है वो एरे और लिंक लिस्ट की तरह ही रहेगी, ठीक है, मीन्स लीनियर रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करें सर्कुलर क्यू में, तो इफिशियंसी या एफिशिएंटली यूटिलाइज बाय रीयूजिंग द फ्री स्पेस एट अ फ्रंट। मीन्स क्या होता है कि अगर देखा जाए सर्कुलर क्यू में, तो सर्कुलर क्यू में ये होता है कि जो हमारा लास्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट को पॉइंट करता रहता है, ठीक है। तो अगर कोई भी एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐड करते करते हम अगर लास्ट तक पहुंच गए हैं, ठीक है, और उसके बाद हमने डिलीट करना चालू किया, तो डिलीट करते करते भी अगर हम लास्ट तक पहुंच गए, तो सर्कुलर क्यूब में क्या होता है कि जो लेफ्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा फर्स्ट को पॉइंट करता रहता है। तो अगर फर्स्ट खाली है तो अब मुझे कोई और वैल्यू जो है वो इंसर्ट कराना है, तो हम फर्स्ट पे करा सकते हैं, वो हमारा सर्कुलर क्यूब इस तरीके से मेमोरी यूटिलाइज करता है। लेकिन लीनियर में क्या होता है कि मीन्स लीनियर क्यू में क्या होता है, क्योंकि जो एलिमेंट है वो लीनियरली अरेंज है, तो अगर लीनियरली अरेंज है तो एक एलिमेंट हटा, ठीक है, तो उसकी जगह की स्पेस जो होगी वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यूटिलिटी के मामले में जो हमारा ये लीनियर क्यू होता है वो थोड़ा सा अनएफिशिएंट होता है, ठीक है। अगर रेयर मूवमेंट की बात की जाए तो रेयर मूवमेंट में क्या होता है कि इंक्रीज लीनियरली स्टॉप एट द लास्ट पोजीशन। मींस क्या होता है कि अगर लीनियर क्यू की बात की जाए तो लीनियर क्यू में जो अगर हम एलिमेंट को हम इंसर्ट करा रहे हैं, ठीक है, तो वो इंसर्ट कराते कराते मान लो हमने एक एरे का मैंने कुछ इंडेक्स दिया, मीन्स मान लो अगर मैंने 5 इंडेक्स का एरे बनाया है, ठीक है, मीन्स 5 वैल्यू स्टोर कराने के लिए, ठीक है, तो मैं 5 वैल्यू तक जाते जाते, ठीक है, वो पोजीशन मेरी फुल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लिनियरली है तो वो पोजीशन फुल हो जाएगी। और अगर मैं डिलीट करते जा रहा हूँ तो वो लास्ट तक ही जाएगा, ठीक है। और उससे जो पहले मीन्स अगर मेरे से 5 मैंने जो लिस्ट लिया हुआ है, ठीक है, सॉरी लिस्ट नहीं, एरे लिया हुआ है, तो अगर मैंने 5 एलिमेंट का एरे लिया हुआ है तो उसका जो पोजीशन है वो 5 तक ही है, और उसको इंसर्ट करेंगे तब भी वो 5 तक जाएगा और डिलीट करेंगे तब भी वो 5 तक जाएगा। लेकिन अगर मैंने डिलीट करते करते 5 तक पहुंच गया, तो उसके जो 4 स्पेसेस खाली हुए हैं उसको हम दोबारा से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर सर्कुलर क्यू में देखा जाए तो उसको हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सर्कुलरली है तो मूव सर्कुलर रैप बैक टू द फर्स्ट एंड पोजिशन आफ्टर द लास्ट इज द फर्स्ट स्ट्रिंग। मीन्स क्या होता है कि लास्ट में अगर हम डिलीट करते करते पहुंच गए, तो हम क्योंकि सर्कुलर है तो सर्कुलर में हम फर्स्ट को फिर से एक्सेस कर सकते हैं, तो ये रेयर मूवमेंट होता है। ओवरफ्लो का कंडीशन अकर्स व्हेन द रियर पॉइंटर रीचेस एंड ऑफ द एरे एंड इवन इफ द स्पेस इज अवेलेबल। अगर स्पेस अवेलेबल भी है तो हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं, मीन्स ओवरफ्लो का कंडीशन आ जाता है। मीन्स अकर व्हेन द रियर पॉइंटर रीचेस एंड ऑफ द एरे इवन इफ द स्पेस इज अवेलेबल एट द फ्रंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें सर्कुलर क्यू में, तो सर्कुलर क्यू में ओवरफ्लो अकर व्हेन द इंटायर क्यू इज फुल। अगर इंटायर क्यू जो है वो फुल है और मैंने एलिमेंट जो है वो डिलीट नहीं किया है, ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट और भी आता है तो हम उसको उसमें इंसर्ट नहीं करा सकते या ऐड नहीं करा सकते, उस समय हमें ओवरफ्लो का कंडीशन मिलता है। अंडरफ्लो में क्या होता है कि क्योंकि अंडरफ्लो में ये होता है कि अगर मेरे पास एलिमेंट है और मैं निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वो निकलता चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन है जहाँ हमारे पास एलिमेंट ही नहीं है और मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मुझे अंडरफ्लो का कंडीशन जो है वो थ्रो करता है। तो अंडरफ्लो के कंडीशन में क्या होता है कि अगर व्हेन द क्यू इज एम्प्टी, क्यू अगर एम्प्टी है तो वो मुझे अंडरफ्लो का कंडीशन देगा लीनियर क्यू में। सेम अगर मेरा सर्कुलर क्यू भी एम्प्टी है तो वो भी हमें क्या करेगा कि अंडरफ्लो का कंडीशन जो होगा वो थ्रो करेगा। ये होता है हमारा कंपैरिजन लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू। नेक्स्ट अगर बात करते हैं स्टैक ऑपरेशन विथ एन एग्जांपल एंड एनालाइज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मीन्स मुझे स्टैक और क्यू को बताना है, ठीक है। क्यों मैंने आपको दो तीन बार मैंने बता दिया है, ठीक है, एक बार और मैं बता दूंगा। लेकिन इसमें देखेंगे कि स्टैक और क्यू में क्या डिफरेंसेस है और उसके जो
ऑपरेटर है, ठीक है, मीन्स किस कौन-कौन से ऑपरेशंस को ये यूज़ करता है, उनको ज़्यादातर हम देखने वाले हैं और उसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एक बार देखेंगे कि क्या-क्या होता है। तो जल्दी से हम कवर करते हैं। स्टैक स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ आइटम्स। ये भी सिंपल जैसे क्यू होता है, वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम एलिमेंट को अरेंज कराते हैं, लेकिन सिर्फ़ एक डिफरेंस होता है स्टैक और क्यू में कि लीफ़ो का, ठीक है? ये लीफ़ो है और वो फीफो है, ठीक है? मीन्स क्यू जो होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, लीफो जो होता है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। मीन्स स्टैक में जो सबसे बाद में आया है वो सबसे पहले जाएगा, ठीक है? इन स्टैक इज़ एडेड और इंसर्टेड, ठीक है? इंसर्टेड या एडेड एंड रिमूव और डिलीटेड एट द वन एंड व्हिच इज़ टॉप ऑफ द स्टैक। मीन्स कि स्टैक जो होता है, स्टैक में क्या होता है कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है। स्टैक में क्या होता है, अगर हमको कोई वैल्यू इंसर्ट करना है या डिलीट करना है तो हम एक ही एंड से करते हैं। वो एंड जो होता है वो टॉप ऑफ द स्टैक होता है, ठीक है? ये फॉलो करता है, इट्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट और लीफो का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करता है। स्टैक के ऑपरेशंस देख लें तो स्टैक के जो ऑपरेशंस हैं वो एक पुश ऑपरेटर होता है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि एलिमेंट को पुश कराने के लिए, ठीक, टॉप ऑफ द स्टैक अगर मुझे एलिमेंट पुश कराना है, ठीक है, तो हम पुश का मीन्स इंसर्ट कराना है तो हम पुश का यूज़ करते हैं, अगर मुझे एलिमेंट डिलीट कराना है तो टॉप से एलिमेंट, ठीक है, स्टैक में हमेशा टॉप से एलिमेंट इंसर्ट होता है और टॉप से ही एलिमेंट जो होता है वो डिलीट होता है। तो पॉप का यूज़ करते हैं हम एलिमेंट को डिलीट कराने के लिए टॉप से। पीक का यूज़ करते हैं हम, जो टॉप में एलिमेंट होता है उसको प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, पीक का यूज़ करते हैं। इज़ एम्प्टी हम चेक करते हैं कि जो हमारा स्टैक वो एम्प्टी है या एम्प्टी नहीं है। ये ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्यू। क्यू में जो हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं, क्यू में ऑपरेटर्स जो यूज़ करते हैं हम इन क्यू, डी क्यू फ्रंट और इन इज़ एम्प्टी, ठीक है? मीन्स क्यू मैंने आपको बताया हुआ है कि क्यू एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ आइटम्स। क्यू में सिंपली क्या होता है कि एक एंड से, ठीक है, एक एंड से एलिमेंट इंसर्ट हो रहा होता है, दूसरे एंड से, ठीक है, एलिमेंट जो होता है वो डिलीट हो रहा था, ठीक है? मीन्स अगर जिस एंड से इंसर्ट कर रहे हैं हम एलिमेंट उसको हम रेयर एंड कहते हैं, ठीक है? रेयर एंड कहते हैं और जिस एंड से हम एलिमेंट को डिलीट कर रहे होते हैं उसको हम फ्रंट एंड कह रहे हैं। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो होता है वो प्रिंसिपल फॉलो करता है। So queue is a linear data structure. It is used to store the collection of items. In a queue, element is added at the one end, जिसे हम rear end कह रहे होते हैं, and element is deleted from another end, which is front end. ये follow the principle of first in first out. क्यू ऑपरेशंस में इन क्यू सिंपली जैसे हम पुश का यूज़ करते हैं स्टैक में, वैसे इन क्यू का यूज़ हो रहा है। इन क्यू होता है कि एलिमेंट को इंसर्ट कराने के लिए रेयर एंड से। डी क्यू क्या होता है कि एलिमेंट को डिलीट कराने के लिए यूज़ होता है फ्रंट एंड से। ये रेयर एंड से इन क्यू को हम जो एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं वो रेयर एंड से करा रहे होते हैं। डी क्यू में क्या होता है कि एलिमेंट डिलीट हम फ्रंट एंड से करा रहे होते हैं। फ्रंट का काम क्या होता है, फ्रंट का काम जैसे हमारा पीक का काम हो रहा था वैसे ही फ्रंट का काम होता है। फ्रंट क्या करता है कि एलिमेंट जो होता है हमारा टॉप ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, मीन्स फ्रंट में जो एलिमेंट होता है उसको प्रिंट कराने के लिए हम फ्रंट का यूज़ करते हैं। इज एम्प्टी सेम जैसे हमने क्यू में देखा था वैसे ही, सॉरी, स्टैक में देखा था वैसे ही क्यू में है कि क्यू इज एम्प्टी का यूज़ होता है, इज यूज टू चेक द क्यू इज एम्प्टी और नॉट। मीन्स क्यू अगर हमारा एम्प्टी है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हम इस एम्प्टी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में 2 चीज़ें होती हैं। क्या होता है कि पुश पुश करने में क्या होता है कि जो हमारा स्टैक होता है वो O ऑफ n टाइम लेता है, ठीक है? मीन्स अ, एक ही बार में, मीन्स O ऑफ n टाइम्स में बिग ऑफ O 1 टाइम्स में क्या करता है, पुश और पॉप करता है। या फिर पीक मीन्स सारे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं स्टैक में या फिर क्यू में वो सिमिलर है कि अगर मुझे पुश कराना है मीन्स अगर वैल्यू इंसर्ट करानी है तो वो भी ओ ऑफ एन मीन्स कांस्टेंट टाइम में हो रहा होता है। अगर मुझे एलिमेंट जो है वो पॉप कराना है या डी क्यू कराना है तभी वो ओ ऑफ एन टाइम में ही हो रहा होता है। अगर मुझे एलिमेंट पीक करना है या फ्रंट करना है मीन्स अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट कराना है उसमें भी कांस्टेंट टाइम में ही दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है? अगर मुझे चेक करना है कि मेरा क्यू या फिर जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं है, तो वो भी ओ ऑफ एन टाइम में ही हो रहा होता है, ठीक है? ओ ऑफ एन टाइम में ही हो रहा होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों का ओ ऑफ एन होता है। मीन्स कि एलिमेंट क्योंकि हमको स्टोर कराना है, तो अगर एलिमेंट स्टोर कराना है तो जितने एलिमेंट होंगे उतना वो स्पेस कैरी करेगा, तो वो ओ ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है।
स्टैक की भी और क्यू की भी। इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखा जाए तो मुझे एक मैक्स ई हीप और मिन हीप बनाना है यूजिंग दिस, मीन्स ये लिस्ट का यूज करते हुए मैक्स हीप और मिन हीप बनाना है। तो मैक्स हीप में क्या होता है कि जो हमारा रूट वैल्यू होता है, ठीक है, मीन्स जो रूट एलिमेंट होता है या फिर कह लीजिए कि जो पेरेंट नोड होता है, मीन्स द वैल्यू ऑफ ईच पेरेंट नोड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द चाइल्ड नोड, मीन्स अपने जो चाइल्ड नोड होते हैं उससे पेरेंट नोड जो होता है वो ग्रेटर होता है हमेशा, ठीक है, ग्रेटर हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है, ठीक है। मीन्स हमेशा जो हमारा रूट नोड होगा वो हमेशा लार्जेस्ट वैल्यू कंटेन करेगा। मीन्स अगर देखा जाए तो इस वाले लिस्ट में सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो 40 की है। तो 40 को हम उठाएंगे और उसको रूट नोड बना देंगे, ठीक है। उसको रूट नोड बनाते ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसका जो लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड है, ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को देखेंगे। तो लेफ्ट चाइल्ड उससे 40 से छोटा होना चाहिए और राइट चाइल्ड भी 40 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। इसको हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हम ऑर्डर मेंटेन करते हुए चलेंगे, जिसमें क्या होगा कि एलिमेंट अगर दोबारा से, जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ 15 रख दिया और यहाँ मैंने 17 रख दिया, ठीक है, सॉरी 17 नहीं है 7 है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ 15 और यहाँ 7 रख दिया, लेकिन उसके बाद अगर 23 यहाँ आ रहा है तो 23 जो है वो 15 से बड़ा है, तो ये जो होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको मैक्स में अगर कन्वर्ट करना है तो हम पहले वैल्यू को क्या करेंगे कि एक असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। अगर मुझे मैक्स हीप निकालनी है तो मैक्स हीप अगर पता करना है तो मैक्सिमम एलिमेंट जो होगा वो स्टैक का जो होगा रूट होगा, ठीक है। उसके बाद से फिर उससे छोटा एलिमेंट जो होगा उसका राइट नोड बन जाएगा, उससे छोटा एलिमेंट जो होगा वो उसका लेफ्ट नोड बन जाएगा। इसी तरीके से ये हम अपना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं मैक्स हीप। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि मिन हीप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो मिन हीप में सिंपली वैसे ही हम करेंगे कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले हम उस लिस्ट को अरेंज कर लेंगे। उसमें क्या होता है कि मिन हीप में जो वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ ईच पेरेंट इज लेस देन और इक्वल टू द चाइल्ड नोड से उस पेरेंट की वैल्यू जो होती है वो लेस होती है। मीन्स अगर देखा जाए तो रूट नोड जो होगा वो सबसे छोटा एलिमेंट होने वाला है। तो इसको हम इस तरीके से अरेंज करा सकते हैं, 1 2 4 7 11 15 एंड 18। देखा जाए तो हर एक नोड पे, ठीक है, जिसका पेरेंट नोड है, जैसे 2 को देख लिया जाए तो 2 जो है वो स्मॉलेस्ट है किससे, 7 से एंड 11 से, ठीक है। तो ये वैलिड है। अगर 7 को देखा जाए तो 7 जो है वो स्मॉलेस्ट है 21 और 23 से। अगर 11 को देखा जाए तो 11 जो होता है वो 14 से स्मॉलेस्ट है, ठीक है, 14। तो इस तरीके से मैक्स हिप और मिन हिप होता है। नेक्स्ट इस तरीके से हमारा मिन हिप भी खत्म होता है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। मैंने मैक्सिमम मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जो पूछ रहा है कि एक्सप्लेन हाउ द स्टैक कैन बी यूज्ड इन मेमोरी मैनेजमेंट ड्यूरिंग रिकर्जन। रिकर्जन करते समय हम स्टैक का यूज़ कैसे करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। तो इसके लिए हम आंसर लिखेंगे कि पहले हम स्टैक के बारे में बताएंगे, फिर रिकर्जन क्या होता है वो बताएंगे, फिर हम रिकर्जन कैसे यूज़ करता है स्टैक को वो हम बताएंगे, ठीक है, एक सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है। पहले कि एज वी नो दैट द स्टैक इज अ डाटा स्ट्रक्चर, इट इज यूज टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ आइटम्स। मीन्स कि स्टैक जो होता है एक डाटा स्ट्रक्चर है, कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर कराने के लिए यूज करते हैं हम उसका। एंड रिकर्जन व्हेन अ फंक्शन इज कॉल इटसेल्फ, मीन्स कोई एक फंक्शन जो है वो खुद को जब कॉल करता है वो रिकर्जन होता है। ईच टाइम फंक्शन इज कॉल्ड एंड सम इंफॉर्मेशन नीड टू बी सेव्ड सो दैट द प्रोग्राम नो वेयर द रिटर्न एंड आफ्टर द फंक्शन कंप्लीटेड। मीन्स कि एवरी टाइम्स जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, मीन्स एवरी टाइम द फंक्शन कॉल्ड, जब फंक्शन कॉल होता है सम इन्फॉर्मेशन नीड टू बी सेव, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें सेव करना होता है। एंड सो दैट द प्रोग्राम नोज कि जब हमारा फंक्शन कॉल हुआ है कुछ काम करेगा, ठीक है, वो काम करके फिर वहीं आएगा जहां हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। मीन्स रिटर्न वेयर द कॉल, ठीक, मीन्स आफ्टर द फंक्शन कंप्लीटेड रिटर्न वेयर द कॉल, मीन्स जहाँ फंक्शन कॉल हुआ रहता है, ठीक है, मीन्स जहाँ फंक्शन कॉल होता है रिटर्न वहीं हो जाता है, ठीक है, आफ्टर द फंक्शन कंप्लीट इट्स वर्क। मीन्स कि क्या होता है कि जब फंक्शन अपना काम कंप्लीट करता है तो बैक वहीं आता है, रिटर्न बैक वहीं होता है, ठीक है। इन द टाइम ऑफ द रिकर्जन, रिकर्जन के समय व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड इट इज स्टोर इन अ स्टैक। जैसा हम जानते हैं कि जब फंक्शन कॉल होता है तो फंक्शन जो होता है, जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एक स्टैक में स्टोर होते हैं। एज वी नो द फंक्शन इज स्टोर इन अ स्टैक मेमोरी एंड वेरिएबल स्टोर इन अ हीप मेमोरी। जैसे हमें पता है कि जो
हमारा स्टैक फंक्शन जो होता है वो स्टैक मेमोरी में स्टोर होता है और वेरिएबल जो होता है वो हीप मेमोरी में स्टोर होता है। नेक्स्ट, व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, स्टैक पुट्स द फंक्शन इन इट। जब एक कोई फंक्शन जो होता है, अब हम यहाँ बता रहे हैं कि कैसे जो स्टैक मेमोरी मैनेजमेंट करता है रिकर्जन में, ठीक है। तो व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, जब एक फंक्शन कॉल होता है, तो स्टैक पुट्स द फंक्शन इन इट, एंड व्हेन द फंक्शन इज रिटर्न बैक टू कंप्लीट इट्स कॉल, ठीक है। मीन्स जब अपना फंक्शन जो काम करके वापस आता है, ठीक है, तो क्या करता है कि स्टैक पॉप द फंक्शन, उस फंक्शन को कर देता है पॉप, ठीक है, उसको बाहर भेज देता है। मीन्स उसको अब स्टैक से निकाल देता है, डिलीट कर देता है। मीन्स पहले जब फंक्शन कॉल होता है तो उस फंक्शन को स्टैक क्या करता है, अपने अंदर पुश कराता है। नेक्स्ट, अगर जब फंक्शन अपने काम को कंप्लीट करके बैक आता है तो उस समय स्टैक जो होता है उसको पॉप करा देता है, मीन्स उस फंक्शन को अब डिलीट करा देता है। मैं बताता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू कि कैसे ये होता है। अगर मैंने एक फैक्टोरियल का एग्जांपल ले लिया, ठीक है, और फैक्टोरियल के एग्जांपल में मैंने मान लिया कि फैक्टोरियल के एग्जांपल में मैंने ये लिया हुआ कंसीडर किया हुआ है कि 3 का फैक्टोरियल हमको निकालना है, ठीक है। 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्टोरियल का सिंपल फार्मूला ये होता है, सॉरी, मतलब सिंपली हम क्या करते हैं कि रिकर्जन के थ्रू हम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमको रिकर्जन से ही करना है। तो मैं रिकर्जन का ही एग्जांपल दूंगा। तो एक हम फंक्शन बनाते हैं इंट फैक्टोरियल, जो कि एक फैक्टोरियल वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर उस फैक्टोरियल में एन जो मीन्स नंबर जो हमारा होगा, अगर इक्वल इक्वल 0 के होगा, इक्वल इक्वल 1 का होगा, ठीक है, तो हम रिटर्न 1 कर रहे होंगे। मीन्स अपना यहाँ हमने बेस केस दे दिया, ठीक है। बेस केस क्या है कि जब एन जो है वो 0 के इक्वल या 1 के इक्वल है तो रिटर्न 1 करें। नहीं तो रिटर्न क्या करें कि एन क्रॉस फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। मीन्स अगर यहाँ कोई भी वैल्यू आया है, मीन्स 5 आया है, तो 5 क्रॉस 4 एंड 3 क्रॉस 2, मीन्स ऐसे करके जाना है, ठीक है। एंड यहाँ हमने फंक्शन को कॉल कराया है, ठीक है, और इसको रिजल्ट में हमने स्टोर कराया हुआ है, देन हम इसको प्रिंट करा रहे होंगे। ये हमारा पूरा पूरा फंक्शन है और पूरा मेथड है, ठीक है। कि एक क्लास मैंने बना लिया है मेन क्लास से, जिसमें हमने एक फैक्टोरियल मेथड बनाया है, जिसको हमने कॉल किया है, वो हमें रिजल्ट देगा, उसको हम प्रिंट करा रहे होंगे, ठीक है। ये मेरा फैक्टोरियल का प्रोग्राम है। नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ कि कैसे कॉल होता है, कैसे सारी चीज़ें स्टैक में यूज होती है। तो जैसे हमारे पास ये स्टैक है, ठीक है, मैंने एक स्टैक बना रखा है। जब फंक्शन कॉल होगा फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो फंक्शन अगर फर्स्ट टाइम कॉल हो रहा है, फर्स्ट टाइम कॉल होगा क्या कि फैक्टोरियल ऑफ 3, इसमें जो जाएगा, इसमें जब कॉल होगा तो क्योंकि यहाँ n है, n इज इक्वल टू 3 है, तो 3 जो होगा वो यहाँ जाएगा, ठीक है। और जब 3 यहाँ जाएगा तो फैक्टोरियल ऑफ 3 कॉल होगा, तो फैक्टोरियल ऑफ 3 जो वैल्यू होगी ये इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। मीन्स ये फैक्टोरियल 3 यहाँ इस फंक्शन को कॉल करेगा, और जब ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा, ठीक है, जब ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा तो उस टाइम क्या होगा कि जो स्टैक होगा, स्टैक जो होगा वो फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल हो रहा, तो फंक्शन जब फर्स्ट टाइम कॉल होगा तो फैक्टोरियल ऑफ 3 को वो क्या करेगा, स्टैक में पास करा देगा। स्टैक में पास कराते ही अब क्योंकि ये बेस केस तो मेंटेन नहीं हुआ, ठीक है, बेस केस हमको मिला नहीं। बेस केस अगर हमको नहीं मिला है, ठीक है, बेस केस हमको नहीं मिला क्योंकि n जो है वो 3 के इक्वल है। तो अगर 3 के इक्वल है तो ये वाला जो पहला इफ वाला स्टेटमेंट है ये पास तो होगा नहीं। और अगर ये नहीं पास होगा तो ये रिटर्न में जाएगा, और रिटर्न में क्या करेगा, 5 क्रॉस, सॉरी 3 क्रॉस, ठीक है, 3 क्रॉस फैक्टोरियल ऑफ 3 माइनस 1 मीन्स 2। और यहाँ फैक्टोरियल ऑफ 2 कॉल हो रहा है तो फैक्टोरियल ऑफ 2 फिर यहाँ जाएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 3 का काम जो है वो इनकम्प्लीटेड है, तो इनकम्प्लीटेड है तो उसको उसने पुश कराया है। नेक्स्ट फैक्टोरियल ऑफ 2, तो फैक्टोरियल ऑफ 2 जब हम कॉल कर रहे होंगे तो वो भी स्टैक में जाएगा, उसको पुश कराएगा, क्योंकि क्योंकि जो अब इफ वाला कंडीशन यहाँ जब देखेंगे, ठीक है, तो इफ वाले कंडीशन में अब n जो है वो 1 के इक्वल तो है नहीं है, या ना तो 0 के इक्वल है। तो फिर क्या होगा कि यहाँ जाएगा, और यहाँ जब आएगा तो फैक्टोरियल ऑफ 2 और 2 माइनस 1 मीन्स 1, फिर फैक्टोरियल ऑफ 1, फिर फैक्टोरियल ऑफ 1 यहाँ कॉल हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉल होता है। मीन्स अगर फैक्टोरियल ऑफ 1 कॉल, सॉरी फैक्टोरियल ऑफ 3 कॉल हुआ, क्योंकि अब उसका फंक्शन जो है वो इनकम्प्लीटेड है। अगर इनकम्प्लीटेड है तो उसको क्या किया, पुश करा लिया है। फिर जब फैक्टोरियल ऑफ 2 कॉल हुआ है तो फैक्टोरियल ऑफ 2 भी इनकम्प्लीटेड था तो उसने फैक्टोरियल ऑफ 2 को पुश करा लिया। फैक्टोरियल ऑफ 1 को जब उसने कॉल किया तो फैक्टोरियल ऑफ 1 जो होता है 1 क्रॉस फैक्टोरियल ऑफ 1 माइनस 1, ठीक है। तो 1 माइनस 1 इज 0, मीन्स फैक्टोरियल ऑफ 1 जो होगा वो कॉल करेगा 1 क्रॉस फैक्टोरियल ऑफ 0, ठीक। तो फैक्टोरियल ऑफ 1 की भी वैल्यू हमको अभी नहीं मिली है, ठीक है। ना हमको फैक्टोरियल ऑफ 3 की वैल्यू मिली थी, ना फैक्टोरियल ऑफ 2 की वैल्यू मिली थी, ना फैक्टोरियल ऑफ 1 की वैल्यू मिली थी। जब फैक्टोरियल ऑफ 0 कॉल हो रहा होगा, ठीक है,
सॉरी, जब फैक्टोरियल ऑफ जीरो कॉल हो रहा होगा तो फैक्टोरियल ऑफ जीरो में क्या होगा कि अब यहाँ n जो है हमारा वो जीरो के इक्वल है, ठीक है। अगर n जो है वो हमारा जीरो के इक्वल है, जैसा कि बेस केस में हमने देखा था कि अगर n जो है वो जीरो या वन के इक्वल हो रहा है तो वो वन रिटर्न करता है। सिंपली, सॉरी, ये यहाँ है ना, सिंपली क्या होगा कि जब फैक्टोरियल ऑफ जीरो कॉल हो रहा होगा तो रिटर्न वो वन करेगा, ठीक है। और जब वन उसने रिटर्न किया तो जो फैक्टोरियल ऑफ वन था, ठीक है, तो वहां भी जो n था वो वन वन के इक्वल था, ठीक है। n जो था वहां भी वो वन के इक्वल था, तो वन, अब फैक्टोरियल ऑफ वन जो होगा वो वन वन देगा, और फैक्टोरियल ऑफ जीरो जो था वो भी वन दिया, तो वन क्रॉस वन जो होगा वो वन होगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल ऑफ वन जो था उसने भी वन दिया है, मीन्स उसने भी रिटर्न वन किया है, और फैक्टोरियल ऑफ जो जीरो था उसने भी रिटर्न किया है वन, ठीक है। तो जैसे ही फैक्टोरियल ऑफ जीरो जो है वो रिटर्न वन करता है, उस वैल्यू को वो पॉप कर देता है, मीन्स इस फंक्शन को डिलीट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, जब क्या होता है फैक्टोरियल ऑफ वन जो है वो वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो जब वो वैल्यू रिटर्न किया है तो उसको भी पॉप कर दिया है। जब फैक्टोरियल ऑफ टू के पास आया तो फैक्टोरियल ऑफ टू की था कि टू क्रॉस फैक्टोरियल ऑफ वन, तो फैक्टोरियल ऑफ वन की वैल्यू वन है, फैक्टोरियल ऑफ टू की वैल्यू टू है, मीन्स टू की वैल्यू जो है वो टू क्रॉस फैक्टोरियल ऑफ वन है, तो टू क्रॉस फैक्टोरियल ऑफ वन जो होता है वो टू होता है, तो फैक्टोरियल ऑफ टू जो है वो रिटर्न करेगा टू को, ठीक है, मीन्स उसने रिटर्न टू किया। अब फैक्टोरियल ऑफ जीरो जो है तो वो भी पॉप हो चुका है, फैक्टोरियल ऑफ वन जो है वो भी पॉप हो चुका है, फैक्टोरियल ऑफ टू है, जब इसने टू को रिटर्न किया तो वो भी पॉप हो गया है। और जब फैक्टोरियल ऑफ थ्री के पास गया तो जो फैक्टोरियल ऑफ थ्री था वो कह रहा था फैक्टोरियल ऑफ थ्री क्रॉस, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ थ्री क्रॉस फैक्टोरियल ऑफ टू, तो फैक्टोरियल ऑफ टू की वैल्यू टू है, फैक्टोरियल ऑफ टू की वैल्यू जब टू है तो ये इक्वल होता है सिक्स के, ठीक है। थ्री क्रॉस टू जो होता है वो इक्वल होता है सिक्स के, और जब ये सिक्स के इक्वल होगा, ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से मैं हटाता हूँ, मीन्स फैक्टोरियल ऑफ टू क्रॉस थ्री जो होगा वो सिक्स के इक्वल होगा, तो अगर सिक्स के इक्वल हो रहा है तो वो सिक्स को रिटर्न करेगा, और जब सिक्स को रिटर्न करेगा तो उस फंक्शन को, मीन्स फैक्टोरियल ऑफ थ्री को भी पॉप करा देगा। मीन्स इस तरीके से हमारा स्टैक जो होता है यूज होता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, जब हम रिकर्जन का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ द नोड्स इन अ बाइनरी ट्री ऑफ हाइट एच। एक बाइनरी ट्री की अगर हाइट जो है वो एच है, ठीक है, तो उसका मिनिमम नंबर ऑफ नोड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, ठीक है। तो सिंपली एक फॉर्मूला है हमारे पास कि मैक्सिमम नंबर अगर पता करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड पता करना है बेसिस ऑफ हाइट। अगर मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड पता करना है बेसिस ऑफ हाइट, अगर हाइट के बदौलत मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड पता करना है, तो हम सिंपली फार्मूला यूज करते हैं टू के पावर एच प्लस वन माइनस वन, ठीक है। सिंपली ये देखना है टू के पावर एच प्लस वन मीन्स एच जो है यहाँ हाइट है, ठीक है, नंबर ऑफ हाइट कितना उसका नंबर ऑफ हाइट है, ठीक है, अगर क्योंकि हमको हाइट के बेसिस पे फाइंड आउट करना है, तो अगर हाइट के बेसिस पे फाइंड आउट कर रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड, तो टू के पावर एन प्लस वन माइनस वन, ठीक है, ये माइनस वन है, मीन्स अगर हाइट जो है वो थ्री है तो थ्री प्लस वन फोर, टू की पावर फोर जो होता है वो सिक्सटीन होता है, एंड सिक्सटीन माइनस वन जो होता है वो फिफ्टीन, मीन्स टोटल फिफ्टीन नंबर ऑफ नोड्स जो होंगे अगर उस बाइनरी ट्री की हाइट जो है वो एच होती है, ठीक है। और ये तब होगा जब व्हेन द ट्री इज परफेक्ट, जब ट्री जो है वो परफेक्ट होता है, मीन्स परफेक्ट जब ट्री होगा, परफेक्ट बाइनरी ट्री होगा, मीन्स उसके हर एक लेवल पे उसके हर एक चाइल्ड जो होंगे वो मौजूद होंगे, तब मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड जो होता है तब निकलता है। अगर मिनिमम नंबर ऑफ नोड देखा जाए, ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड में एच प्लस वन मीन्स अगर उसकी हाइट जो है वो थ्री है और थ्री प्लस वन अगर हम कर देंगे तो फोर, तो मिनिमम नंबर ऑफ नोड जो होंगे वो हमको मिल जाएंगे, ठीक है। मीन्स व्हेन अ ट्री इज ए स्ट्रेट लाइन, या फिर लाइक अ लिंक लिस्ट, मीन्स अगर लिंक लिस्ट की तरह होगा या एक स्ट्रेट लाइन में ही होगा, ठीक है, मीन्स चाहे वो लेफ्ट की तरफ टोटली मूव कर रहा हो या राइट की तरफ टोटली मूव कर रहा होता है, तब वो एच प्लस वन हमको मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स दे रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे होता है। तो एक हम एग्जांपल ले रहे हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ, ठीक है, मिनिमम अगर मुझे पता करना है मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स कैसे होंगे, तो जैसे मैंने बताया कि एक तरफ, ठीक है, सिंगल डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, तो अगर सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है और नंबर ऑफ हाइट हमको गिवन है थ्री, तो नंबर ऑफ हाइट जो होता है वो एजेस के भी बेसिस पे काउंट किया जाता है, जैसे यहाँ एक एज है, ठीक है, ये दूसरा एज है और ये तीसरा एज है, ठीक है, तो यहाँ तीन है, तो तीन जो होगा उसका हाइट हो गया, तो तीन हाइट हो गया, लेकिन नंबर ऑफ अगर मिनिमम नोड पता करना, ठीक है, तो मैंने बताया कि एच प्लस वन होता है, ठीक है, हाइट में हम प्लस वन कर देते हैं, तो अगर हाइट इसकी जो है वो थ्री है,
ठीक है, तो 3 अगर हाइट है तो इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 4, तो ये मेरे 4 नोड जो होंगे वो हो जाएँगे मिनिमम नोड, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे मैक्सिमम नोड पता करना है, हाइट 3 है तो मीन्स हाइट अगर 3 है तो मैंने बताया कि 2 के पावर h+1, ठीक है, h+1, ठीक है, और -1, ठीक है, 1 घटा देंगे, ठीक है, -1 ये होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड पता करने के लिए अगर उसकी हाइट h है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड तभी पता होता है जब जो हमारा ट्री होता है वो परफेक्ट ट्री होता है। परफेक्ट ट्री में क्या होता है कि हर एक नोड के पास, ठीक है, हर एक इंटरनल नोड के पास उसके चाइल्ड होते हैं और जो मेरा आखिरी का जो लीफ नोड होता है वो सेम लेवल में होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नाउ अगर देखा जाए इसको मैं काउंट करके दिखाऊँ आपको, ठीक है, ये प्रूव करके दिखाऊँ कि 2 के पावर h+1 तो 2 के पावर h जो है वो 3 है, ठीक है? और +1 करेंगे तो 2 के पावर 4, ठीक है? 2 के पावर अब ये h+1 जो हो गया वो 4 हो गया एंड -1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 के पावर h+1 जो होता है वो 4 हो गया तो ये हो गया 2 के पावर 4 इक्वल टू 16, ठीक है? एंड -1 करेंगे तो ये टोटल जो होगा वो 15 नोड हमको आना चाहिए, ठीक है? टोटल जो है हमें 15 नोड मिलना चाहिए, ठीक है? तो हम इसको काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास कितना नोड है, ठीक है? ये सारी चीज़ हटाऊँ और काउंट करूँ तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड है, अगर हाइट की बेसिस पे देखा जाए, ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड जो है, अगर हाइट जो है मेरी 3 है, तो टोटल मुझे 15 नोड्स मिलते हैं। अगर मिनिमम देखा जाए तो हाइट अगर 3 है, तो मुझे 4 नोड मिलते हैं। इस तरीके से हम नोड काउंट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 मेरा कह रहा है कि मुझे एक स्टैक लेना है, ठीक है? उसमें मुझे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को मुझे बताना है, कि कैसे होता है मीन्स एक्सप्लेन हाउ द स्टैक इज़ यूज्ड टू इवैल्यूएट द प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन विथ एन एग्जांपल। मुझे स्टैक का यूज़ करके प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना है कि कैसे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमको पता है कि इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है, टू इवैल्यूएट एन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर का यूज़ करते हुए और किसी भी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो वी आर यूज़ स्टैक, ठीक है? हम स्टैक का यूज़ करते हैं और स्टैक में क्या होता है कि वी नीड टू कन्वर्ट द एक्सप्रेशन इनटू द प्रीफिक्स और द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मीन्स मुझे जो एक्सप्रेशन गिवन है, उसे या तो प्रीफिक्स या फिर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते हैं एंड देन ऑर्डर मीन्स उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पे इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है? मीन्स इन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन वी प्लेस द ऑपरेटर बिफोर द ऑपरेंड मीन्स ऑपरेंड के पहले हम ऑपरेटर को प्लेस करते हैं, वो प्रीफिक्स होता है। ऑपरेटर के बाद अगर हम ऑपरेंड को प्लेस कर रहे हैं तो वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होता है, ठीक है? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है 5 + 3 ब्रैकेट में 3 क्रॉस 4 -9। अगर ये मुझे एक्सप्रेशन गिवन है और इसको मुझे प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करके इसको इवैल्यूएट करना है स्टैक के थ्रू, तो मैं आपको दिखाता हूँ करके कि पहले हम उस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, ठीक है? ये नहीं मैं बताने वाला हूँ, ये सब आप देख लीजिएगा कि कैसे होता है, ठीक है? मैंने इसको कन्वर्ट किया है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के बाद स्टैक का कैसे हम यूज़ करके इसको इवैल्यूएट करते हैं, तो सिंपली क्या करते हैं कि ये स्टेप आपको लिख देना है, ठीक है? जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्टैक का यूज़ करके इवैल्यूएट करना है, तो हमको इस तरीके से फंक्शन मीन्स इस तरीके से हमको अपने क्वेश्चन का आंसर देना होता है। कैसे-कैसे हर एक स्टेप में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन देखेंगे कि पहले स्टेप लिखेंगे, फिर सिंबल लिखेंगे कि स्टैक के टॉप में या बॉटम में क्या है, ठीक है? एंड फिर ऑपरेशन उस पे क्या हम परफ़ॉर्म कर रहे हैं। पहले स्टेप में क्या करते हैं कि हम स्कैन करते हैं जो एक्सप्रेशन है, उसमें क्या करते हैं कि अगर मुझे 5 मिला, ठीक है? तो 5 को हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश कराएँगे, ठीक है? स्टैक में हमने 5 को पुश करा दिया। अगर 3 मिला, क्योंकि मुझे ऑपरेंड ही मिल रहे हैं, तो ऑपरेंड अगर मिल रहे हैं, कि जब तक मुझे ऑपरेंड मिलता है, तब तक हम क्या करते हैं कि जो भी ऑपरेंड है उसको हम स्टैक में पुश करा रहे होते हैं। अगर मुझे कोई ऑपरेटर मिलता है, तो ऑपरेटर मिलता है अगर तो हम जो स्टैक होता है उसमें 2 एलिमेंट को हम पॉप कराते हैं। उन दोनों के बीच में वो ऑपरेटर का यूज़ करके हम ऑपरेशन परफ़ॉर्म करते हैं एंड देन फिर जो आंसर आता है, ठीक है? जो रिज़ल्ट हमारा बनता है, उसको हम फिर से क्या करा रहे होते हैं, पुश करा रहे होते हैं स्टैक में। सिंपली फर्स्ट स्टेप में अगर मुझे 5 मिला है, मैंने 5 स्कैन किया है, 5 को मैंने पुश कराया है। 3 मिला है, 3 को मैंने क्या किया है कि 3 को भी मैंने पुश कराया सेकंड स्टेप में। थर्ड मैंने स्कैन किया 4 स्कैन करने पे क्योंकि ऑपरेंड है तो मैंने इसको भी
पुश कराया। देन आफ्टर मुझे मिला है मल्टीप्लिकेशन का साइन। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन मिला है तो 2 एलिमेंट मीन्स 4 और 3 को हम क्या करेंगे, पॉप कराएँगे। पॉप कराने के बाद उनमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के उस पे ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे हम, और परफॉर्म करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा 12, उसको फिर से हम पुश करा रहे होंगे। तो हमारा जो अब रिज़ल्ट हो गया है वो 12 और 5 हो गया है स्टैक में, ठीक है? नेक्स्ट हमने प्लस एक साइन जो था उस ऑपरेटर को स्कैन किया है, तो अगर प्लस ऑपरेटर स्कैन हुआ है, तो हम 5 और 12 को क्या करेंगे, पॉप कराएँगे, और पॉप कराने के बाद उस पे ऑपरेटर लगाएँगे। ऑपरेटर जो होगा वो ऐड करेगा दोनों को, 17 हो जाएगा। 17 को हम फिर से पुश करा देंगे हम स्टैक में। देन उसके बाद हम 9 स्कैन करते हैं, 9 स्कैन करते हैं तो उसको 9 को हम पुश करा रहे होंगे। 9 को पुश कराने के बाद हमने जो माइनस साइन को स्कैन किया है, न माइनस साइन अगर स्कैन हुआ है, ठीक है? यहाँ सारी चीज़ें सिंबल जो स्कैन कर रहे हैं हम, वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है? स्टैक में क्या-क्या चीज़ें हैं, वो यहाँ लिखेंगे, और ऑपरेटर में क्या-क्या चीज़ें हैं, वो यहाँ लिखेंगे। तो माइनस मुझे स्कैन हुआ है, तो माइनस स्कैन हुआ, तो 9 माइनस सॉरी 17 माइनस 9, क्योंकि हम देखेंगे कि जो वैल्यू हमारी पहले है, ठीक है? और जो वैल्यू बाद में है, मीन्स स्टैक में जो वैल्यू पहले आई है, क्योंकि पहले जो स्टैक में वैल्यू आई है वो 17, और 9 जो है वो बाद में आया। तो जब जब भी ऑपरेटर आएगा, ठीक है? तो जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो पहले लिखी जाएगी, ठीक है? वो ए होगी, ठीक है? और जो पहले आई मीन्स उसके बाद जो वैल्यू आई है, ठीक है? वो बी होगी। मीन्स कि 17 जो होगा वो ए होगा, और 9 जो होगा वो बी में होगा। तो हमेशा ए माइनस बी होगा, ठीक है? या ए माइनस बी या ए प्लस बी, ठीक है? तो पहला जो होगा वो लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा, ठीक है? उसको पहले कंसीडर करेंगे, एंड जो 9 है, ठीक है? जो सेकंड है, ठीक मीन्स जो बाद में आया है एलिमेंट, उसको हम सेकंड कंसीडर करके उस पे ऑपरेशन कर रहे होंगे, ठीक है? इस तरीके से जब हमने इसको माइनस किया, ठीक है? 17 माइनस 9 किया तो 8 हुआ, तो 8 जो होगा वो फिर से पॉप हो जाएगा, पुश हो जाएगा इस टैग में, जिससे हमारा आंसर जो होगा वो इस एक्सप्रेशन का वो आंसर 8 आ रहा होगा। इस तरीके से हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन जो है वो परफॉर्म किए हैं, ठीक है? नेक्स्ट प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को कैसे परफॉर्म करेंगे, तो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को परफॉर्म करने के लिए जो हमारा एक्सप्रेशन गिवन था, उसको हम पहले उसको रिवर्स करेंगे, क्योंकि रिवर्स करेंगे एंड रिवर्स का हम निकालेंगे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, उस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का हम रिवर्स करके लिखेंगे जब, तो वो हमारा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? ये कन्वर्जन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें तो हम जब स्कैन करते हैं वैल्यू, ठीक है? तो इसमें जो वैल्यू स्कैन होती है वो पीछे की तरफ से होती है, ठीक है? पीछे की तरफ से हम वैल्यू स्कैन कर रहे होंगे, तो पीछे की तरफ जो है वो वैल्यू 9 है, तो मैंने 9 को स्कैन किया, तो 9 को मैंने पुश किया। देन आफ्टर मैंने 4 को स्कैन किया, 4 को स्कैन किया तो 4 को मैंने पुश किया, ठीक है? फिर हमने स्कैन किया 3 को, तो 3 को स्कैन किया तो 3 को मैंने पुश किया। देन आफ्टर मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है वो स्कैन किया है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन स्कैन हुआ तो 2 वैल्यू को हम पॉप करेंगे, 2 वैल्यू को पॉप करने के बाद से उस पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएँगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के उस ऑपरेशन को करेंगे, और जो रिज़ल्ट मिलेगा उसको हम फिर से पुश करा रहे होंगे, ठीक है? उसको मैंने पुश कराया, सेम हमने 5 को स्कैन किया, तो स्कैन करने के बाद 5 को पुश कराया। ये 3 वैल्यू यहाँ हो गई है, 9, 12 एंड 5, ठीक है? एंड देन मुझे मिला है प्लस का साइन, तो 5 एंड 12 में प्लस का साइन लगेगा, तो 5 प्लस 12 जो होगा वो 17 हो जाएगा। 17 को फिर से हम पुश करा देंगे। देन माइनस का साइन मिला है, तो माइनस के साइन में हम क्या करेंगे कि 17 माइनस 9, इसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे, ठीक है? तो इसमें जो साइन है, ठीक है? इसमें जो वैल्यू है वो ए ये है और बी ये है, ठीक है? इस प्रीफिक्स में वैल्यू ए ये होता है और बी ये होता है, ठीक है? मीन्स यहाँ 17 माइनस 9 हो रहा है। लेकिन इससे प्रीवियस वाले में अगर पोस्ट में देखेंगे आप, पोस्टफिक्स में क्या होता है कि ये जो 17 है यहाँ बी है, ठीक है? सॉरी बी नहीं है, यहाँ ए है, ठीक है? 17 जो है वो ए है, ठीक है? 17 जो है वो ए है, और 9 जो है वो बी है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ होता है, मीन्स पोस्टफिक्स में जो बाद वाली वैल्यू होती है वो ए होती है, एंड जो पहले वाली वैल्यू होती है वो बी होती है, ठीक है? लेकिन प्रीफिक्स में जो बाद वाली वैल्यू होती है वो बी होती है, जो पहले वाली वैल्यू होती है वो ए होती है। तो इस तरीके से हम आंसर को परफॉर्म करेंगे, ठीक है? मीन्स आंसर जो हमारा आया है वो 8 आया हुआ है, इस ऑपरेटर को परफॉर्म करने के बाद। तो इस तरीके से हम प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हम डिस्कस करेंगे कि रिकर्जन का क्या यूज़ होता है बाइनरी ट्री ट्रैवर्सिंग में। तो बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स करने में कैसे हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं, वो देख लेते हैं कि रिकर्जन कैसे बहुत मतलब यूज़फुल होता है। तो बेसिकली हम जब बाइनरी ट्री ट्रैवर्स कर रहे होते हैं, ठीक है? तो हम आइटरेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन आइटरेशन में क्या होता है, चीज़ें जो होती है हमारी कोड जो होता है वो हमारा थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेंदी होने के साथ-साथ क्या होता है
कि स्पेस भी ज़्यादा कैरी करता है। तो हम यूज़ करते हैं रिकर्जन का। तो रिकर्जन में क्या करते हैं, हम बता देते हैं कि रिकर्जन प्ले अ फंडामेंटल रोल इन अ बाइनरी ट्री ट्रैवर्सिंग। इट इज़ सिम्प्लीफाई द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग ईच नोड को विजिट करने की जो इसका प्रोसेस है वो सिम्प्लीफाई होता है, ठीक है? ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू द सिमिलर स्मॉलर प्रॉब्लम्स, स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स, मीन्स कि एवरी चाइल्ड नोड इज इटसेल्फ अ बाइनरी ट्री, मीन्स कि जो मेरा रिकर्जन है वो एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है बाइनरी ट्री ट्रैवर्सिंग में। ये क्या करता है कि जो प्रोसेस है हर एक नोड पे जाने का, ठीक है, या हर एक नोड को सिंपली क्या कर देता है, क्योंकि हर एक नोड जो है वो अपने में खुद में एक ट्री होता है, ठीक है, एक खुद बाइनरी ट्री होता है। मीन्स जैसे मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि ये वाला है, इसमें ये रूट नोड है, ठीक है, ये टोटल जो है, ये टोटल मेरा एक ट्री है, ठीक है, ये टोटल मेरा एक ट्री है, ये टोटल मेरा एक ट्री है। लेकिन उसके राइट ट्री को देखा जाए, ठीक, मीन्स राइट सब ट्री को देखा जाए तो वो खुद में एक ट्री है। उसके नीचे आए तो ये जो बन रहा है ये खुद एक ट्री है। तो रिकर्जन क्या करता है, इसको बहुत आसान कर देता है, ठीक है, इसको आसान कर देता है, ये बहुत सिंपलर बना देता है इसको। जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, उसको सब प्रॉब्लम्स में तोड़ के, ठीक है, उसको सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक करके हर एक नोड पे कैसे पहुंचा जा सकता है वो बहुत आसान बना देता है। मीन्स इट मेक द बाइनरी ट्रैवर्सिंग मोर क्लियर, इजियर टू अंडरस्टैंड। ये क्या करता है कि जो बाइनरी ट्री ट्रैवर्सिंग उसको बहुत ईजियर बना देता है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड बना देता है, क्लियर रहता है। एंड इट इज़ अ बेटर वे बाय यूजिंग रिकर्जन ओवर द आइट्रेशन के यूज़ करने से अच्छा है हम क्या करते हैं, रिकर्जन का यूज़ करते हैं। तो रिकर्जन में 3 तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है? इनको मैं कोड करके दिखाऊँगा। लेकिन अगर देखा जाए तो इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में सिंपली क्या होता है, सॉरी हाँ, इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में क्या होता है कि जो लेफ्ट नोड होता है और जो राइट नोड होता है उसके बीच में जो होता है वो रूट नोड आता है, ठीक है? ये ध्यान देने वाली बातें हैं, ठीक है? कि इन ऑर्डर में क्या होता है कि जो मेरा रूट होता है वो लेफ्ट और राइट के बीच में आता है, इन मतलब बीच में, लेफ्ट नोड और राइट नोड के बीच में अगर इन आ रहा है, मतलब रूट नोड आ रहा है, तो वो इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग होता है। सिंपली हम क्या करते हैं कि एक नल पॉइंट मतलब बेस केस बना लेते हैं। बेस केस में क्या करते हैं कि अगर जो नोड है मेरा वो नल के इक्वल होता है तो रिटर्न करा देते हैं सिंपली, ठीक है? कुछ नहीं करना है, मुझे रिटर्न करा देता है। अगर आखिरी नोड जो है वो नल के इक्वल है तो हम रिटर्न करा देंगे। अगर नहीं इक्वल है, ठीक है, तो अगर नहीं इक्वल है तो हम क्या कराते हैं, सिंपली क्या कराते हैं हम कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग को दोबारा से कॉल करते हैं, जिसमें हम लेफ्ट नोड डाल देते हैं। फिर उसके बाद हम सिस्टम डॉट आउट डॉट नोड को प्रिंट कराते हैं। मीन्स इसमें क्या होता है कि रूट नोड प्रिंट हो रहा होता है, ठीक है? इसमें सिस्टम डॉट आउट में, ठीक है, ये सिस्टम डॉट आउट डॉट डाटा जो है, नोड डॉट डाटा जो है, वो रूट नोड को विजिट कर रहा होता है और उसको प्रिंट करा रहा होता है, ठीक है? देन उसके बाद हम रूट डॉट नोड डॉट राइट को कॉल करते हैं, जो राइट नोड को क्या कर रहा होता है, ट्रैवर्स कर रहा होता है, ठीक है? राइट मीन्स साइड सब ट्री को ट्रैवर्स कर रहा होता है। नेक्स्ट अगर मैं प्री ऑर्डर की बात करूँ तो प्री ऑर्डर में क्या होता है कि जो मेरा रूट नोड होता है, ठीक है, प्री मतलब पहले, ठीक है, तो प्री मतलब होता है पहले। तो रूट नोड जो होता है वो लेफ्ट नोड और राइट नोड से, ठीक है, राइट नोड से पहले आता है, ठीक है, मीन्स जो रूट नोड होता है मेरा वो लेफ्ट नोड और राइट नोड से पहले प्रिंट हो रहा होता है। तो वही प्रिंट स्टेटमेंट जो है हमारा वो ऊपर आ जाता है, ठीक है? जैसे उसमें प्रिंट स्टेटमेंट जो था वो बीच में था, कि रूट नोड को हम बीच में प्रिंट करा रहे थे। सेम इसमें क्या होता है कि जो मेरा प्रिंटिंग वाला स्टेटमेंट होता है, ठीक है, मीन्स रूट नोड को प्रिंट कराने का स्टेटमेंट जो होता है वो पहले आ जाता है, ठीक है? बाकी हम लेफ्ट को कॉल करते हैं एंड देन राइट को कॉल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर बताऊँ तो पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है कि जो मेरा राइट होता है, ठीक है, सॉरी, जो मेरा रूट होता है, रूट नोड जो होता है, रूट नोड जो होता है वो मेरा लेफ्ट नोड, ठीक है, मेरा लेफ्ट नोड और राइट नोड के बाद कॉल हो रहा था, बाद में कॉल हो रहा था या फिर प्रिंट हो रहा होता है, ठीक है? तो जैसे इसमें प्रिंट स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि आप जो है वो लास्ट में आ गया है, ठीक है? और उससे पहले हमने लेफ्ट को कॉल किया है, लेफ्ट नोड को कॉल किया है, उससे बाद राइट नोड को कॉल किया है। तो इस तरीके से हमारा प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो हमको बताना है कि अगर मैं सर्कुलर क्यू यूज़ कर रहा हूँ और सर्कुलर क्यू में अगर मेरा जो साइज़ है मैं अगर फिक्स कर देता हूँ तो वो कितना एफिशिएंस होगा, ठीक है?
इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ेगी हमारे जो सर्कुलर क्यू है, अगर मैं उसका साइज़ जो है वो फिक्स कर देता हूँ। तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ यूजिंग सर्कुलर क्यू इन मैनेजिंग द फिक्स साइज बफर। अगर फिक्स साइज बफर का हम मीन्स, बफर का मतलब कुछ नहीं है, मैं अगर मैं कुछ भी यूज़ कर रहा हूँ, चाहे लिंक लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ, चाहे एरे यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं उसमें उसकी साइज़ को मैं फिक्स कर देता हूँ, ठीक है? तो सर्कुलर क्यू जो है वो कितना एफिशिएंट हो जाएगा। तो सर्कुलर क्यू कितना एफिशिएंट हो जाएगा उसको बताने के लिए पहले हम सर्कुलर क्यू को बताएँगे, सर्कुलर क्यू क्या होता है, देन हम बताएँगे कैसे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है अगर हम उसमें फिक्स साइज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो सर्कुलर क्यू इज़ अ हाइली एफिशिएंट फॉर मैनेजिंग द फिक्स साइज़ बफर बिकॉज़ इट ऑप्टिमाइज़ द मेमोरी यूज़ एंड रिड्यूस द ओवरहेड, ठीक है? सिंपली क्या होता है कि जब हम क्यू को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? सर्कुलर क्यू को यूज़ कर रहे होते हैं, तो सर्कुलर क्यू में अगर जो मेरा साइज़ है, अगर वो फिक्स हो जाता है, ठीक है? तो जो मेमोरी यूज़ है, ठीक है? जैसे मैंने आपको जो क्यू बता रहा था, ठीक है? लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू, उसमें मैंने बताया था कि ना लिंक लिस्ट और जो एरे है, ठीक है? उससे वो कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है? उससे हम रिप्रेज़ेंट करते हैं और लास्ट वाला जो नोड होता है, वो फर्स्ट वाले नोड को क्या करता है? रेफ़रेंस करता रहता है। तो अगर मैं डिलीट करते-करते लास्ट वाले एलिमेंट पे चला गया, ठीक है? लास्ट वाले पोज़ीशन पे चला गया और लास्ट वाले पोज़ीशन से मुझे कोई एक एलिमेंट एंटर करना है, ठीक है? मीन्स इंसर्ट कराना है। तो वो फर्स्ट वाले जो इंडेक्स की वैल्यू खाली हो गई है अब, ठीक है? तो वहाँ पर वो एलिमेंट जो होगा, वो प्लेस हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से मेमोरी यूज़ करता है वो क्यू, ठीक है? अगर देखा जाए पहला पॉइंट जो है कैसे करता है तो कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन सारा कुछ जो होता है या फिर इन क्यू करना हो या डी क्यू करना हो मीन्स एलिमेंट चाहे हमको एलिमेंट को इंसर्ट कराना हो, ठीक है? चाहे एलिमेंट को हमको इंसर्ट कराना हो या फिर डिलीट कराना हो, वो कांस्टेंट टाइम में हो जाता है, ठीक है? सिंपली है। मेमोरी एफिशिएंसीज़ अगर स्ट्रिंग बफर जो है हम यूज़ कर रहे हैं मीन्स सिंस द बफर इज़ रीयूज्ड साइक्लिकली, ठीक है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको कि क्या-क्या चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। ये सारी चीज़ें क्या-क्या होती हैं। मीन्स ये कांस्टेंट टाइम ऑफ ऑपरेशन में बोथ इनक्यू एंड डीक्यू ऑपरेशन टेक द कांस्टेंट टाइम मेकिंग इट एफिशिएंट फॉर अ रियल टाइम एप्लीकेशन। मीन्स कि इनक्यू और डीक्यू जो होता है वो कांस्टेंट टाइम में होता है। सेकंड मेमोरी एफिशिएंसी सिंस बफर इज़ रीयूज्ड रीयूज साइक्लिकली जो बफर है, ठीक है, मीन्स जो साइज है हमारा वो साइक्लिकली रीयूज हो रहा है, ठीक है, साइक्लिकली रीयूज्ड। नो मेमोरी वेस्टेज, मेमोरी का वेस्टेज नहीं हो रहा कंपेयर टू द लीनियर क्यू वेयर द शिफ्टिंग एलिमेंट में बी रिक्वायर्ड। अगर शिफ्टिंग एलिमेंट जो है अगर रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो उसमें मेमोरी का वेस्टेज हो जाता है, लेकिन सर्कुलर क्यू में क्या होता है मेमोरी वेस्टेज नहीं होता है। नो नीड ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या मीन्स अगर मैंने फिक्स साइज़ कर दिया है मीन्स फिक्स्ड साइज़ बफर है, मैंने क्यू का साइज़ फिक्स कर दिया है, तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होता था, ठीक है? जैसे हमने बताया था ना, पढ़ा है कि क्यू में क्या होता है कि जब भी कोई एलिमेंट हम डालते हैं, तो वो अब क्यू जो है, वो एक टाइम पे एक मेमोरी लोकेशन लिए बैठा है, लेकिन जब वो एलिमेंट उससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? तो वो डायनामिकली क्या करता है कि मेमोरी को अपने बढ़ा देता है। सिंपली यही यही बात ये कहना चाह रहा है कि नो नीड ऑफ डायनामिक एलोकेशन मीन्स अगर फिक्स साइज एलिमिनेट द नीड ऑफ द कॉस्टली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन मीन्स मेमोरी को निकालना और हटाना जो होता था मीन्स मेमोरी को बढ़ाना। अगर मैं एलिमेंट को उसके साइज से ज़्यादा डाल रहा था तो वो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहा था। अगर मैं हटा रहा था मीन्स डिलीट कर रहा था एलिमेंट तो डायनेमिकली क्या हो रहा था कि वो मेमोरी जो थी हमारी वो डिलीट हो रही थी या डीएलोकेट हो रही थी। तो वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे क्या होता है कि मेमोरी जो एफिशिएंसी है उसकी बढ़ जाती है। कैच फ्रेंडलेसली होता है मीन्स अगर कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं हो रहा है तो इम्प्रूव द कैच लोकेलिटी मीन्स कोई भी वैल्यू हमारे कैच में पड़ी है उसको डायरेक्टली उठा के एक्सेस करना। ठीक है? ये लीड करता है लीड द फास्टर एक्सेस ऑफ टाइम। ठीक है? फास्टेस्ट एक्सेस ऑफ टाइम या फास्टर एक्सेस टाइम मीन्स कैच अगर कैच फ्रेंडली है, ठीक है? अगर जो हमारी कोड है वो कैच फ्रेंडली है तो मेरी जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो कैच में स्टोरेज है, कैच मेमोरी में स्टोरेज है। अगर कैच मेमोरी में स्टोरेज है तो कैच मेमोरी से कोई भी जो डाटा है वो निकालने में बहुत कम समय लगता है। तो ये कैच फ्रेंडली भी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होने वाला है, ठीक है? वो ये होने वाला है कि बाइनरी ट्री को हमको कंस्ट्रक्ट करना किससे? इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से ही। मीन्स मुझे इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर गिवन होगा
ठीक है? इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर लिस्ट गिवन होगा, उसकी मदद से हमको एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है? अगर मुझे बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करनी है तो मुझे प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर गिवन होगा, या फिर पोस्ट ऑर्डर, या फिर पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर गिवन होगा, ठीक है? 2 में से कुछ ना कुछ गिवन होगा। तो इसमें हमको बनाना है इन ऑर्डर से, ठीक है? इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर से, दूसरा हमको कंस्ट्रक्ट करना है इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर से, ठीक है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर में तो कैसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो प्री ऑर्डर में को और इन ऑर्डर को कंस्ट्रक्ट कर, मतलब उसका यूज़ करके एक बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली ये ध्यान में रख सकते हैं कि जो हमारा प्री ऑर्डर होता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो रूट होता है। क्योंकि हमको पता करना होता है ना कि पहले वैल्यू क्या है, रूट की वैल्यू क्या है। तो हम पहले पता करेंगे रूट की वैल्यू क्या है। तो हमको सिंपली ये ध्यान देना है कि प्री ऑर्डर का जो पहला एलिमेंट होता है वो हमारा रूट नोड होता है, ठीक? और रूट नोड को जब हम पता कर लेंगे तो हम इन ऑर्डर में जाएंगे। तो हमको पता है कि इन ऑर्डर में क्या होता है कि जो हमारा रूट नोड होता है वो सेंटर में होता है, और लेफ्ट नोड जो होता है, ठीक है, सेंटर में होता है। राइट नोड उसके राइट में होता है, और लेफ्ट नोड जो होता है उसके लेफ्ट में होता है, ठीक है? तो इन ऑर्डर में मुझे सारी उसके लेफ्ट की वैल्यू पता चल जाएगी, मीन्स लेफ्ट सब ट्री पता चल जाएगा। और राइट मीन्स अगर इन ऑर्डर में हम राइट में जाएँगे तो मुझे राइट सब ट्री पता चल जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि ए का मीन्स इन ऑर्डर का हम यूज़ कर रहे होंगे और पोस्ट ऑर्डर का। सिंपली देखा जाए तो पहला स्टेप क्या है कि हमको प्री ऑर्डर में पहली वैल्यू मिलेगी जो रूट नोड है, मीन्स यहाँ जो है वो रूट नोड है, ए है, ठीक है? अब ए को हम देखेंगे इन ऑर्डर में, तो इन ऑर्डर में ए यहाँ पर है। तो ये वाली सारी चीज़ें, इसके राइट की जो सारी चीज़ें हैं वो राइट सब ट्री हो गई, ठीक है? ये राइट सब ट्री हो गई। इसके लेफ्ट में जो चीज़ें हैं वो लेफ्ट सब ट्री होगी, ठीक है? अब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट एलिमेंट हम प्री ऑर्डर में देखेंगे, प्री ऑर्डर में है जी बी। अब बी को हम देखेंगे तो बी जो है इन ऑर्डर में, ठीक है? इन ऑर्डर में यहाँ है, ए के लेफ्ट में है, तो अगर ए के लेफ्ट में है तो बी जो है वो ए के लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ हम बी लिखेंगे, ठीक है? और देखेंगे कि बी जो है उसके लेफ्ट में डी है, ठीक है? और उसके राइट में जो है वो ई है। तो उसका लेफ्ट जो चिल्ड्रन होगा वो डी हो जाएगा, उसका राइट जो चिल्ड्रन होगा वो ई हो जाएगा, ठीक है? ये ई हो जाएगा। अब देखें प्री ऑर्डर में तो डी हमने पहले लिख चुका है, ठीक है? फिर ई को मैंने भी बना दिया है, ठीक है? ई भी मेरा बन गया है। ई के बाद आता है सी। सी देखेंगे तो नीचे इन ऑर्डर में अगर देखें, ठीक है? ये सारी चीज़ें हटा दूँ पहले, कि ये सारी चीज़ें मेरी अब हो गई हैं, ठीक है? उसके बाद आता है ई। तो ई जो है मेरा वो पड़ रहा है ए के राइट में, मीन्स अब राइट में हम यूज़ करेंगे सी को, ठीक है? तो हम यहाँ सी प्लेस कर देते हैं। सी मैंने प्लेस किया। अब सी को अगर मैं इन ऑर्डर में देखूँ तो उसके लेफ्ट में जो है, ठीक है? उसके लेफ्ट में जो है वो एफ है, और राइट में जो है वो जी है। तो मेरा लेफ्ट में जो है वो एफ आ गया, ठीक है? और राइट में मेरे जी आ गया। तो इस तरीके से ये बाइनरी ट्री मेरा कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक है? इस तरीके से हम प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर का यूज़ करके बाइनरी ट्री अपना कंस्ट्रक्ट कर लिए। नेक्स्ट बताएँ तो बाइनरी ट्री को हमको जनरेट करना है इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर में। तो यहाँ एक और बात ध्यान रखनी है आपको नोट की तरह, कि पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, जो लास्ट एलिमेंट होता है, ठीक है? ये वाला, ठीक है? पोस्ट ऑर्डर में जो लास्ट एलिमेंट होता है वो मेरा रूट नोड होता है। पता तो मुझे वही करना है कि रूट नोड होता क्या है, जहाँ से हम वैल्यू को स्टार्ट करेंगे, अपने ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो हमको पता चल गया कि पोस्ट ऑर्डर में जो ए है मेरा, वो मेरा रूट नोड है। तो ए को मैं यहाँ प्लेस करा दिया, ठीक है? ए मेरा यहाँ प्लेस हो गया। क्योंकि देखेंगे हम यहाँ पर इन ऑर्डर में, तो ये तो मैंने रूट बना दिया। अब देखेंगे इन ऑर्डर में, तो इन ऑर्डर में जो ए है वो यहाँ पर है। इसका ये जो होगा ये राइट होगा, राइट सब ट्री। और ये जो लेफ्ट वाले हैं ये लेफ्ट सब ट्री हो जाएंगे, ठीक है? ये लेफ्ट सब ट्री होगा, ठीक है? नेक्स्ट वैल्यू अगर मैं स्कैन करूँ पोस्ट ऑर्डर से, तो पोस्ट ऑर्डर से वैल्यू जो है वो सी है, ठीक है? सी को देखें तो ए के राइट में है, तो राइट में इसको लिख लेंगे कि ये मेरा सी यहाँ हो गया। अच्छा, सी के राइट में क्या है, जी है, और लेफ्ट में जो है वो एफ है। तो जी मैंने यहाँ लिख लिया, सॉरी, जी को मैंने यहाँ रख लिया, ठीक है? ये मेरा जी बन गया, और यहाँ बन गया एफ, ठीक है? ये मेरा एफ बन गया, ठीक है? अब ए और सी मैंने स्कैन किया था, उसके बाद जी पहले से मैंने बना लिया है, एफ वो भी मेरा बन गया है। एफ के बाद आता है बी। बी देखो तो ए के जो है वो लेफ्ट में है, तो यहाँ मैंने बी लिखा, ठीक है? बी के बाद क्या है, बी के लेफ्ट में क्या है, डी है, और राइट में क्या है, ई है। तो मैंने यहाँ डी लिख दिया,
और मैंने यहाँ ई लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से जो मेरा है वो बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया किसकी मदद से, प्री ऑर्डर और सॉरी पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर की मदद से मेरा एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया है, ठीक है। इस तरीके से हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, जिससे हमारा एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि डिफाइन द ग्राफ। ग्राफ क्या होता है और एजेंसी मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। एजेंसी मैट्रिक्स और ग्राफ मुझे बताना है। तो एजेंसी मैट्रिक्स और ग्राफ को देखने से पहले हम ग्राफ देख लेते हैं पहले क्या है कि, ठीक है। तो ग्राफ इज अ डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्राफ जो है वो एक इससे पहले हमने जो पढ़ा था, लिस्ट पढ़ा था, सॉरी लिंक लिस्ट पढ़ा था, क्यू पढ़ा था, स्टैक पढ़ा था, एरे पढ़ा था, वो तब लीनियर डाटा स्ट्रक्चर थे, ठीक है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर था, और ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, ये अनलीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ग्राफ इज अ डाटा स्ट्रक्चर मींस अनलीनियर डाटा स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अ वर्टेक्स नोड एंड एज, ठीक है। मींस जो मेरा ग्राफ है, ठीक है, वो एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कंसिस्ट करता है एक वर्टेक्स जिसे हम नोड कह रहे होते हैं, और एज जिसे हम कनेक्शन कह रहे होते हैं। जैसे बाइनरी ट्री भी जो है वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर नहीं है, अनलीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, या नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जो क्या बनता किससे है कि एक वर्टेक्स से बनता है। वर्टेक्स को हम नोड कह रहे होते हैं, जैसे बाइनरी ट्री में हमने इसको नोड कहा था, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड थे। एंड ग्राफ में क्या होता है कि कनेक्शंस होते हैं, कनेक्शंस में क्या होता है, एजेस होते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जी से, जी वी कॉमा ई मीन्स जी, और ब्रैकेट में वी कॉमा ई, ठीक है, मीन्स वर्टेक्स कॉमा एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ वी जो होता है वो सेट ऑफ वर्टेक्स होता है, ठीक है। ई जो होता है वो सेट ऑफ एजेस होता है, ठीक है, जो भी कनेक्शन होता है उस वर्टेक्स और एज के बीच में, ठीक है। ये इस तरीके से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ वर्टेक्स एंड एज, वेयर द वर्टेक्स where the vertex is known as the node and the edges is known as the connections, and V is stand for the set of vertices and E stand for the set of edges, ठीक है। इस तरीके से हम ग्राफ जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, मीन्स जीरो जो है वो वन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स वन से कनेक्टेड है, वन जो है वो टू से कनेक्टेड है, और वो जीरो से भी कनेक्टेड है, और जीरो जो है वन से और टू से दोनों से कनेक्टेड है, मीन्स यहाँ हर एक आइटम जो है, टू जो है वो वन, टू जो है वो वन और जीरो से कनेक्टेड है, ठीक है। और वन जो है वो वन जीरो और वन से कनेक्टेड है, और जीरो जो है वो टू और वन से कनेक्टेड है, मीन्स सारा जो आइटम्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं एजेंसी मैट्रिक्स की बात करूँ तो एजेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, तो एजेंसी मैट्रिक्स टू डी में एरे, ठीक है। एजेंसी मैट्रिक्स जो होता है एक टू डी एरे होता है, ठीक है। मेन मैट्रिक्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वो हमेशा टू डी फॉर्म में होगा, ठीक है। तो टू डी एरे यूज टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ, इसका यूज करते हैं हम रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ से। इफ अ ग्राफ हैज एन वर्टेक्सेस, अगर उसके पास एन वर्टेक्सेस हैं तो जो मैट्रिक्स की साइज होगी वो एन क्रॉस एन होगी, मीन्स उसके पास एन अगर मीन्स एन अगर उसके पास वर्टेक्सेस हैं, ठीक है, मीन्स एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है, ये वर्टेक्स ये है, तीन वर्टेक्स हैं, तो तीन वर्टेक्स हैं तो इसकी जो साइज बनेगी वो 3x3 की बनेगी एजेंसी मैट्रिक्स में। एजेंसी मैट्रिक्स में ये ऐसा होता है कि अगर कोई एलिमेंट, ठीक है, मीन्स कोई एक वर्टेक्स, ठीक है, दूसरे वर्टेक्स से, ठीक है, कनेक्शन बना रहा है, ठीक है, अगर दूसरे वर्टेक्स से कनेक्शन बना रहा है तो उसको हम उसका वेट जो देते हैं वो वन देते हैं। अगर कनेक्शन नहीं बना रहा है तो हम उसको वेट क्या करते हैं, जीरो देते हैं, ठीक है। कैसे हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ जो जीरो है, ठीक है, उसको मीन्स अगर एजेंसी मैट्रिक्स मुझे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि 3x3 एक मैट्रिक्स बनेगा, तो 3x3 में 0 1 2 3 ये मैंने वर्टेक्सेस अपने रो वाइज लिख दिए, और मैंने यहाँ वर्टेक्सेस कॉलम वाइज लिख दिए, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि जब आई कॉमा जे मीन्स एक वर्टेक्स जो होगा वो दूसरे वर्टेक्स से अगर कनेक्टेड है, ठीक है, अगर कनेक्टेड है तो हम वहाँ वन लिखते हैं, अगर कनेक्टेड नहीं है तो जीरो लिखते हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर देखा जाए तो जीरो का जीरो के साथ कनेक्शन, यहाँ यहाँ कोई सेल्फ लूप नहीं है, ठीक है। अगर सेल्फ लूप नहीं है, ठीक है, तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, जीरो फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब जीरो का वन से कोई कनेक्शन है, हाँ एक कनेक्शन है, एक बार ही एक ही बार जा रहा ना, तो एक बार अगर जा रहा है तो वन लिख देंगे। अगर जीरो से टू की कनेक्शन देखा जाए तो जीरो से टू की कनेक्शन भी है तो वन लिख देंगे। सिमिलर अगर हम देखेंगे, अब वन पे आ जाएंगे, ठीक है,
1 नीचे 1 है ना, 1 का 0 से कनेक्शन है, 1 का तो 0 से कनेक्शन है ना, 0 से कनेक्शन हो गया तो 1 लिख देंगे, ठीक है। 1 का 1 के साथ कोई कनेक्शन, 1 के साथ कोई कनेक्शन नहीं है तो वहाँ हम 0 लिख देंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि 2 जो है, सॉरी 2 का 2 1 का 2 के साथ कोई कनेक्शन है तो 2 का 2 के साथ 1 का 2 के साथ कनेक्शन है तो यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ 2 की, तो 2 की जो बात करें तो 2 का जो है वो 0 के साथ एक कनेक्शन है, एक कनेक्शन है तो वहाँ 1 लिख देंगे। 2 का 1 के साथ देखें तो 2 का 1 के साथ अगर देखते हैं तो 1 लाइन गया हुआ है, ठीक है, तो 1 कनेक्शन हो जाएगा। 2 का 2 के साथ, तो 2 के साथ कोई लूप जो है वो सेल्फ लूप नहीं है, मीन्स जो 2 है, ठीक है, उसका कोई सेल्फ लूप नहीं है, तो वहाँ हम क्या लिखेंगे, 0 लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एडजेंसी मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। ये हमारा एडजेंसी मैट्रिक्स क्रिएट हो गया कि अगर किसी भी एलिमेंट का या किसी भी वर्टेक्स का, ठीक है, किसी दूसरे वर्टेक्स के साथ कोई एज है, ठीक है, अगर कोई एज है तो वहाँ 1 लिखेंगे, अगर कोई एज नहीं है तो वहाँ हम 0 लिखते हैं, ठीक है। और जब भी हमें सेल्फ लूप मिलता है, ठीक है, सेल्फ लूप अगर हमको मिलता है तो वहाँ हम 2 लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो थे मेरे, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ईटी की तरफ से, ठीक है। मीन्स ईटी को नज़र रखते हुए या इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, ज़्यादातर को, क्योंकि जो वेटेज होता है ईटीए का, वो एमटी के बाद के जो जितने भी टॉपिक्स होते हैं उन पे ज़्यादा पकड़ रहती है, ठीक है, उन पे ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस उन्हीं के थे कि जो ईटी एमटी के बाद वाले जो सिलेबस थे, ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं से उठते हैं, ठीक है। तो वो क्योंकि इम्पोर्टेंट बन जाता है, उनकी वेटेज ज़्यादा होती है, तो उसको मैंने कवर करा दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराया है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इस तरीके से सारा कुछ मैंने कवर कराया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे होने वाला है, वो कोडिंग के ऊपर होने वाला है, ठीक है? कोडिंग को हम कैसे देखेंगे, ठीक है? कोडिंग की जो क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन जो हैं कोडिंग के, जो इम्पोर्टेंट कोडिंग है, वो आ सकते हैं, उनको हम देख रहे होंगे, ठीक है? और मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मिलते हैं, बाय बाय, टाटा एंड सी यू।